नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी 25 मार्च का जो मैथ का एग्जाम है उसकी। ठीक है, तो हमें पता है कि पंजाब बोर्ड का 12th का मैथ का एग्जाम जो है वो 25 मार्च को है। तो हम में से कई सारे बच्चों की तैयारी होगी 25 मार्च। ठीक है, तो आप में से कई सारे बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी अब तक, पर कई सारे बच्चे जो होंगे उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है ढंग से। तो अगर आपको कुछ आता है या नहीं आता तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है। हम इसमें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो हमने एक वीडियो बना रखी है पहले, आप वो देख लीजिए। इसमें हम सारे चैप्टर्स कर देंगे और उनके बेसिक्स की भी बात करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। हमेशा हम बोलते हैं कि बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा आ जाएंगे आपके, और इस बार हम बोलेंगे कि हमें 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं मैथ में। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से काम करेंगे। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा बातें हम कर सकते हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, बस देखते रहिएगा लास्ट तक। तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं पहले वीडियो शुरू करने से। दूसरा ना, एक ज़रूरी बात ये भी थी कि आप हम पर ट्रस्ट क्यों करें और क्यों ये पूरी देखें वीडियो। उसका कारण ये भी है कि हम 7-8 साल से मैथ ही करवा रहे हैं और साल में 3-4 बार करवा देते हैं। यानी कि अब तक ना हम 20 से ज़्यादा बार बच्चों को 12th का मैथ का सिलेबस जो है वो करवा चुके हैं। 7-8 से ज़्यादा पेपर देख चुके हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका प्राइम का मैथ है, ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन मास्टर है, ये भी आपका प्राइम का मैथ है, ठीक है, और ये आपके एग्जामिनेशन मास्टर के साथ, ये आपका एग्जामिनेशन मास्टर के साथ जो रॉकेट आता है वो है। इसमें क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ये है केबीडी स्कैनर, ठीक है, तो थोड़े साल पहले केबीडी स्कैनर आता था, उसमें पंजाब बोर्ड के सारे पीवाईक्यूज होते थे। ठीक है, ये सिर्फ मैथ का है, ठीक है, तो मैथ का पीएससीबी 12th है मैथ। इसमें 20 से लेकर पिछले 10 सालों तक, मतलब 2010 से 2020 तक के सारे पेपर है इसमें। ठीक है, 18 से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो वो भी हमारे पास है सारे पेपर्स। जैसे ये जस्ट पिछले साल का पेपर है, ठीक है, और ये देखिए आपका दविंद्रा, और ये आपके मॉडर्न के मैथ है। दूसरा ना, ये हमारे खुद के नोट्स है। अब आप बोलोगे मैथ के नोट्स, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सारे क्वेश्चंस हैं ज़रूरी, जैसे ये डेरिवेटिव में से, इंटीग्रेशन में से, ठीक है, मतलब ये सारे ना मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही आपको आएंगे, हर साल यही आए हैं। ठीक है, हमारे बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 आ चुके हैं पास्ट में, तो इसलिए आपके भी आ सकते हैं, वो भी हम आपको शो कर देंगे रिजल्ट एक दिन। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो आपको क्यों देखनी चाहिए ये हमने बता दी, क्यों आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। मतलब हम आपको डायरेक्टली कोई पेपर नहीं दे रहे कि आप ये कर लीजिए आ जाएगा उससे, हम रियल में प्रिपरेशन करेंगे ढंग से। ठीक है, तो देखिए, तो पंजाब बोर्ड 12th मैथ 25 मार्च को हमारा एग्जाम है। ठीक है, 21 तारीख को शाम को आपको ये वीडियो मिली होगी, तब 2-4 दिन हमारे पास बाकी है। हम स्ट्रैटेजी की भी बात कर लेंगे। पैटर्न के बिना और स्ट्रैटेजी के बिना अगर आप काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी बहुत कम नंबर लेकर आओगे। ठीक है, पर आप हमारे हिसाब से थोड़ा सा काम करोगे, जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे अगर आप करोगे तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों के नहीं आ सकते 80 आउट ऑफ 80, या जिनकी बुरी हालत है, कुछ भी नहीं आता मैथ का, वो भी 60+ स्कोर कर लेंगे आराम से इस वीडियो के बाद। तो देखिए, सबसे पहले ना समझना ज़रूरी है कि हमें तो पता ही है कि हमारा 80 नंबर का थ्योरी पेपर है, 20 नंबर की हमारी प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट होती है। कुछ स्कूल्स में इंटरनली टीचर्स ने ही प्रैक्टिकल ली है, कुछ स्कूल्स में नहीं ली है। तो आप समझिए ये 20 नंबर तो आपके स्कूल वाले टीचर्स के हाथ में है और ये 80 नंबर आपके हाथ में है। तो ये आपके हाथ में, इनके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये है जो 80 नंबर, ठीक है, तो हमारा जो मैथ का पेपर होगा 80 नंबर का, उसमें हमें टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन में 4 सेक्शन, जैसे हर एक एग्जाम में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शंस आ गए। जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 20 MCQs होंगे। ठीक है, 20 MCQs, और वो इन्हीं चैप्टर्स से और यूनिट से आपको पता है मिक्सअप होके आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा हमारा, वो होगा हमारा, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, 7 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 में तो 20 MCQs हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है, 2 नंबर वाले 7 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, यानी कि 14 मार्क्स, यानी 14 नंबर तो हमारे सेक्शन बी से होंगे। उसके बाद जो सेक्शन सी है हमारा, ठीक है, उसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये जो सेक्शन सी होता है, इसमें सारे 3-3 वाले क्वेश्चन होंगे, पर मैथ में ये जो सेक्शन सी होगा, इसमें सारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब 7 क्वेश्चन जो होंगे हमें 4-4 नंबर वाले आएंगे। सेक्शन सी ही हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन है, क्योंकि इनकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। मतलब जब आप करोगे ना, ये शीट पर कर रहे होंगे आप सॉल्व इन्हें, तो सबसे ज़्यादा टाइम, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो शीट के पेजेस कवर करेंगे वो ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। इन्हीं के कारण ना आपके जो एग्ज़ाम में शीट्स जो होंगी सबसे ज़्यादा फिल होंगी। ठीक है, और इन्हीं के कारण आपका एग्ज़ाम भी रह सकता है, इन नंबर भी इन्हीं के कारण घटेंगे ज़्यादा। उसके बाद ये आ गए हमारे पास 3 सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले।
यानी कि सेक्शन ए बी सी डी, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनमें 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इनमें बस आपको 14 नंबर आएंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, वो देख लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो सेक्शन डी था ना, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले इंटरनल चॉइस वाले, वो कहाँ से आएंगे? देखिए, एक तो आपको आएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से। आप ना अभी के लिए मैट्रिक्स मेथड कर लीजिए इनमें से, अभी के लिए मैट्रिक्स मेथड कर लीजिए इनमें से। आप ना अभी के लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से मैट्रिक्स मेथड जो है वो कर लीजिए, 6 नंबर में वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस है। दूसरा अगर आपको और में करना हो तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो क्वेश्चन था वो देख लीजिए, वो हम आपको करवा भी देंगे अभी। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ना आपका, मतलब ये हमें समझ आ गया, ये आपने सारा साल देख लिया होगा, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके ऊपर बात कर दी थी, पर समझने के लिए इसे बनाना ज़रूरी था, ठीक है। दूसरा जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा हमारा, वो कैलकुलस में से आएगा। एक तो आपको जैसे इंटेग्रल्स है उसमें से पूछा जा सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटीग्रल में से, मतलब इंटीग्रेशन में से 6 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास ना जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारा एक छोटा सा चैप्टर है, उसके आगे है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें हमारे पास जैसे आपको याद होगा कि एक वायर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एक विंडो वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, मतलब विंडो वायर वाले क्वेश्चन जो हैं वो 6 नंबर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आ सकते हैं, विंडो वायर वाले। और पार्शियल फ्रैक्शन में से ऐसे क्वेश्चंस x² + 1 / x⁴ + 1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 6 नंबर के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप समझ गए कि एक तो मैट्रिक्स मेथड आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है, या ये विंडो वायर वाला क्वेश्चन आ सकता है। जब हम कैलकुलस पर आएंगे तब हम ये कर देंगे। उसके बाद ना हमारे पास जैसे 2 क्वेश्चंस हो गए 6 नंबर वाले, एक और बचा। अब ये जो एक और क्वेश्चन बचा है ना हमारा, वो आएगा वेक्टर एंड 3D में से, ठीक है। अब ये बस 3D में से आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लेना चाहिए हमें, और इसके और में लाइन वाला क्वेश्चन आ सकता है, पर वो मैं आपको समझाऊंगा अपने आप से, आपसे होगा नहीं, ठीक है ना। आपको समझ आएगा कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो करंटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी कि हमारे पास क्या है कि जो 6 नंबर वाला सेक्शन है ना, वो तो हम कर देंगे आराम से, मैट्रिक्स मेथड आएगा पक्का। पिछले 15-20 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैट्रिक्स मेथड ना आया हो, हर साल मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन है वो आया है। हम आपको सॉल्व भी करवा देंगे और ये भी बता देंगे कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, ताकि आपके कम से कम नंबर जो है वो जाएँ, ठीक है, कम से कम नंबर आपके कटें। तो उसके बाद ये जो था इसकी हमने बात की थी, विंडो वायर वाला, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से है। इसके साथ और भी कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, वर्स्ट केस में ज़्यादातर यही आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज़ भी आया है, और इसके साथ और में टाइप्स हैं कई, वो भी आ सकती है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, नहीं आया तो वायर वाला क्वेश्चन। तो 6 वाले तो हमें हैं आराम से क्लियर। और अब बचे ये जो 20 MCQs होंगे, जब हम इन चैप्टर्स का बेस कर रहे होंगे अभी आगे, तब जैसे जैसे हम बात कर रहे होंगे, आप वीडियो देखोगे तो ये आपके अपने आप लग जाएंगे, क्योंकि मैं बीच में सारे, मतलब हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जब हम जाएंगे, उसमें से जो भी छोटा क्वेश्चन पूछा गया है पहले, क्योंकि मैंने भी आपको दिखाया कि कितना मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। पिछले 20 सालों का डेटा है हमारे पास कि कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये भी कर देंगे। 2-2 वाले भी बहुत सिंपल होंगे, ये भी कर देंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी आपके लिए 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस को करना, ठीक है। ये सभी में से आ सकते हैं, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से भी पूछे जाएंगे, रिलेशन फंक्शन में से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सारा। जब हम चैप्टर्स कर रहे होंगे तब हम इनकी बात कर देंगे। अब देखिए, हमारा जो पहला यूनिट है मैथ का, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, हमें पता है। अब इसमें आगे 2 चैप्टर्स हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें से हमें 7 नंबर का काम आएगा। छोटे तो मैं आपको बता दूंगा, 3 छोटे क्वेश्चंस आएंगे, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए 3-4 साल पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा जाता था, अब क्या होगा, रिलेशन एंड फंक्शन से पूछा जाता है। तो 4 नंबर का आपको एक क्वेश्चन जो है रिलेशन एंड फंक्शन से पूछा जाएगा। उसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमें इन्हीं में से पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से भी। तो ये भी हम देख लेंगे, ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। अब बचा कैलकुलस। कैलकुलस में से 2-3 क्वेश्चन हमें आएंगे 4 नंबर के। तो कैलकुलस में से जो 4-4 वाले क्वेश्चन होंगे वो 3 आएंगे, हमें 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 वाले, 4 नंबर वाले। कैलकुलस सबसे, देखिए अलजेब्रा है ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से 15 नंबर का काम आना हमें सारा। कैलकुलस में से 35 नंबर का काम आएगा, 80 का तो हमारा एग्जाम है। यानी कि ऑलमोस्ट 50% जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट नियरली 50% जो एग्जाम है हमारा, वो तो कैलकुलस से ही पूछा जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से ही। तो इसकी भी बात हमें करनी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक वेक्टर 3D है। वेक्टर 3D में से 12 नंबर का काम आएगा, जिसमें से 6 का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आ गया, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास, ग्राफ वाला क्वेश्चन, उसमें से हमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। और फिर बचा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से 6 नंबर का टोटल काम, यानी इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से भी छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से बहुत सारे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी क्या होगा, हमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। अब प्रोबेबिलिटी में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी में से आएगा हमें बेस्ड थ्योरम, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है बेस्ड थ्योरम कि 2 बैग है हमारे पास, रेंडमली हमने उनमें से एक बॉल निकाल ली, ठीक है, उसका कलर पता है, बताना है कि वो कौन से बैग से निकाली गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये भी हम कर देंगे। तो ये हमारा सारा मैथ है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस बता दिए। जैसे देखिए आपने एक प्रिंसिपल है परितोष प्रिंसिपल, हमारे एग्जाम से उसका ज़्यादा लिंक नहीं, पर मैं समझा रहा हूँ बेसिकली, उसे ही हम 80-20 रूल बोलते हैं। अब उसके हिसाब से क्या है कि 20% सिलेबस से या 20% चीज़ें ऐसी है जो 80% टाइम्स पूछी जाएंगी। तो अगर आप उन बस 20% चीज़ों पर फोकस कर लेंगे ना, ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारा सारा सिलेबस है, उसमें बस 20% चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, यानी 80% टाइम्स पूछी जाएंगी। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने सिर्फ वो चीज़ें कर ली तो भी आप पास हो जाओगे आराम से। और जिनको थोड़ा बहुत आता है हमारी वीडियोस देखने के बाद, वो भी आराम से 80/80 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया। अब हम शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे करंटली, हम पहले करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसमें से 6 नंबर वाला कर देंगे, सारे छोटे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर वीडियो की लेंथ छोटी रही, ठीक है, तो हम साथ ही साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कर देंगे, क्योंकि ना कैलकुलस अगर आप ट्रिगो के बिना करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलस ट्रिगो के बिना करना डिसपॉसिबल है, इम्पॉसिबल होता है, पर हम डिसपॉसिबल बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। मजाक था बच्चों, थक चुके हैं ना आप हमें सीरियस क्लास में। तो मतलब सच में अगर ट्रिगो नहीं आई तो इन्वर्स ट्रिगो नहीं आएगी, अगर वो नहीं आई तो कैलकुलस नहीं होगा, यानी कि मैथ में आपको हाफ मैथ जो है वो जाएगा आपका। या तो आप क्वेश्चन याद करोगे, पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है, यानी कि आपको बस विश्वास करना है, जो आपको करवाया जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है वैसे कर लीजिए आप। तो अब क्या है कि ट्रिगो करनी ज़रूरी है, इन्वर्स ट्रिगो करनी ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कैलकुलस कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ना इस वीडियो में मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ट्रिगो जो है वो कर दें। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ही वीडियो आएगी, उसमें हम सारा कैलकुलस कवर करने की कोशिश करेंगे, या हम इसके 2 पार्ट्स रख देंगे, ठीक है। कैलकुलस क्योंकि ये देखिए बड़ा है, काफ़ी बड़ा है कैलकुलस हमारा, तो हम छोड़ नहीं सकते। बाकी हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हम कर सकें, ठीक है। या हम ऐसा करेंगे कि कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डेरिवेटिव्स के लिए एक वीडियो रख देंगे, और ये जो इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है इसके लिए दूसरी वीडियो रख देंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी अगर इन्वर्स ट्रिगो नहीं आएगी, और अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी हमें, तो हम आगे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज तो डेरिवेटिव से ही बनेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं होगी तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इन सभी का मिक्सअप है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव भी करना होगा और इंटीग्रेशन भी करनी होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। कोई टाइम था कुछ साल पहले 6 नंबर का क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन में से आता था, इसमें से 9-10 नंबर का काम आता था, अब कम आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एक, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, वही दिखेगी आपको 25 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम में, 23 के एग्जाम में, तीनों यही हैं हमारे पास है, ठीक है। उससे पहले वाले एग्जाम्स में भी आपको यही दिखेगी। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इनकी बात हम करें, यानी कि एक वीडियो में ये कर देंगे, दूसरी इस पर 2 वीडियोज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है। एक वीडियो में वेक्टर 3D कर देंगे, और एक वीडियो में ये कर देंगे, और एक वीडियो में ये कर देंगे, मतलब छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी, आप वो देख लेंगे। उन मतलब जितनी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर पर, यूनिट पर अगर हम एक वीडियो रखेंगे तो उसमें हम ज़्यादा बात कर पाएंगे, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी आ जाएंगे कि 25 को हमारा एग्ज़ाम है, कि 24 तारीख को सुबह सुबह, कि 24 तारीख को सुबह सुबह आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सो अब हम करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम वैसे है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें से ना 15 नंबर का काम आएगा हमें, ठीक है। 3 क्वेश्चंस तो 1-1 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला आएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर वाला आएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर वाला आएगा, ठीक है। 6 नंबर वाला तो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स मेथड आएगा, और बाकी 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में डिटर्मिनेंट में से भी थोड़ा काम आ सकता है, और मैट्रिक्स में से भी थोड़ा काम आ सकता है। तो वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, पर फिर भी हम स्टार्टिंग से देखेंगे थोड़ा, कि जैसे देखिए डेटा को अरेंज करते हैं ना जब हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, तो उस अरेंजमेंट को ही हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 10th क्लास है, ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, ठीक है। यहाँ पर बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स, इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो 10th में मान लीजिए 20 लड़के हैं, 18 लड़कियाँ हैं। 11th में मान लीजिए कि 20 लड़के हैं और 17 लड़कियाँ हैं। 12th में मान लीजिए कि 18 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में एक डेटा है, इसे तो हम रो बोलेंगे इस लाइन को, ठीक है। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे,
और ऐसी वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है रो 1, ये हमारी सेकंड रो है रो 2, ये हमारी थर्ड रो है रो 3, R1 R2 R3 बोलेंगे। ये हमारी फर्स्ट कॉलम है C1, ये हमारी सेकंड कॉलम है C2। तो जब हम ना इन्हें इस डेटा को लिखेंगे इस ब्रैकेट की फॉर्म में, या आप इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, इस ब्रैकेट की फॉर्म में, मतलब या तो आप राउंड ब्रैकेट्स में, ठीक है, या आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या आप इन ब्रैकेट्स में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा नहीं होगा पर मैट्रिक्स को इन ब्रैकेट्स में भी लिखा जाता था, तो एक बार आप स्किप कर दीजिए, इसमें मत लिखिएगा। बुक में मेंशन है वैसे इसमें लिखा जाता था पहले, पर ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसी में ज़्यादातर लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे मेरे पास कोई डेटा, यही डेटा या कोई और डेटा, जैसे 2 3 4 5 3 2, ठीक है, 1 2 3 ऐसे, अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या है, यहाँ पर ये तो रो है हमारी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो ये हमारी रोज और कॉलम्स की बात हो गई। अब क्या है कि यहाँ पर जो होगा ना मैट्रिक्स का, वो हमेशा ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर में क्या होगा, आपको बस क्या करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। और नंबर ऑफ रोज को ना हम m से लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से लिखेंगे। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हम, और दूसरा मैट्रिक्स को हम ना कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स है, ध्यान से देखिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2/3 की हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ये हमें समझ आ गया कि एक मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है, और ये मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर से आपको पता चल जाएगा, 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अब तो ये मैट्रिक्स की बेसिक बात जो है वो आ गई। अब दूसरा क्या है कि हर एक ना एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। जैसे मान लीजिए ए है हमारे पास, तो ए कोई मैट्रिक्स है, इस जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसे ऐसा लिखा जाएगा AIJ, ठीक है, M×n। अब ये तो ब्रैकेट आ गई मैट्रिक्स की। ए जो है वो सिंबल आ गया मैट्रिक्स के लिए, M×n, इसे हम M/n बोलेंगे, ये हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक है। आई क्या है, आई ना, आई एलिमेंट की पोजीशन बताएगा रो में, और जे जो है हमें एलिमेंट की पोजीशन बताएगा कॉलम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है हमारा, अब ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके लिए आई 1 होगा, रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो जे भी 1 होगा। तो ये हमारा A11 है, ये हमारा A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा A13 आ गया। इसी तरह ये हमारी सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये एलिमेंट होगा हमारा A22, ठीक है। तो आईजे भी आपको समझ आ गया। तो ये एक नॉर्मल हमारी मैट्रिक्स की जो है बात हो गई। उसके बाद ना टाइप्स आती है हमारे पास मैट्रिक्स की। अगर मान लीजिए हमारे पास ना सिर्फ मैट्रिक्स में एक ही रो है, जैसे 1 2 3 एक ही रो है, तो हम इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब एक ही रो है, 1 3 कॉलम्स, 1 2 3 1/3, ठीक है, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स है। अब अगर हमारे पास एक ही कॉलम होती है 1 2 3, तो हम क्या बोलते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 रोज है, एक कॉलम है, तो 3×1, ठीक है। तो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए कि ना, जैसे 2 3 3 2, जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें ना 2 ही रोज हैं, ठीक है, और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर जैसे ये 3/3 है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, यानी ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो स्क्वायर बनेगा ना, तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। 3/3 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 1/1 भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 4/4 हम करेंगे नहीं, पर होता है तो क्या है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। 5/5 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या क्या देख लिया, नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर समझ लग गया, हमें एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया, ठीक है। ith एलिमेंट, jth एलिमेंट, मतलब AIJ हमें समझ आ गया, ठीक है, जनरल फॉर्म समझ आ गई, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़कर कोई भी और मैट्रिक्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये है, इसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हर एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर शेप ही आपको पता है, ठीक है। तो ये होगी। इसके बाद एक और टाइप आती है हमारे पास। अगर मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स में क्या है, सारे एलिमेंट्स 0 0 है, तो इसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। इसके बाद 1-2 टाइप्स और आती है हमारे पास। तो रो मैट्रिक्स से समझ आ गई, कॉलम मैट्रिक्स से समझ आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स से समझ आ गई, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी समझ आ गई। उसके बाद हमने जीरो मैट्रिक्स भी देख ली। अब ना हमारे पास क्या है, जैसे कि देखिए कोई भी, जैसे ये मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है, तो मैं लिख दूँ एक बार, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो ये जो है ना, ये हमारी होती है डायगोनल।
और इस डायगोनल को हम बोलते हैं मेन डायगोनल हमारी, या प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, तो ठीक है, ये हमारी मेन डायगोनल है। ठीक है, अब क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल के अंदर जो होंगे वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अगर इन्हें छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स है, जैसे जो एलिमेंट्स डायगोनल के अंदर है उन्हें हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल के बाहर है वो होंगे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ठीक है, अगर वो जीरो हो, मतलब ये सारी मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है कि 2 0 0 0 6 0 0 0 3, मतलब ये डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन जीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आ गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सारे ही 2 2 2 होते, या सारे ही 6 6 6 होते, या सारे ही 3 3 3 होते, मतलब सारे सेम एलिमेंट्स होते, जैसे कि मान लीजिए ये बना देते हम आपके लिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये हमारी, पर इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर। अब मान लीजिए अगर ये सारे एलिमेंट्स 1 1 होते, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 होते, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स समझ आ गई, ये भी हमें समझ आ गया। हमें ना इनका थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप सीधा आगे चले जाइए, नीचे चैप्टर्स होंगे जो आपको करना है, आप डायरेक्टली वो काम कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस लगा लीजिए, पर बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता क्या आ जाए। ठीक है, जैसे डरा नहीं रहा आपको, पर इस साल सैम्पल पेपर में ना मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर मान लीजिए जैसे चीज़ें आती हैं अगर वैसे नहीं आई तो, ठीक है, इतने सालों में ये चीज़ देखी है हमने कि 1 2 एग्ज़ाम अच्छे हो जाते हैं बच्चों के और 1 2 काफ़ी बुरे। जैसे पिछले साल फिजिक्स का एग्ज़ाम था तो उसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैथ में भी अगर हमें ना प्रिपरेशन पूरी करनी, मतलब ना बोला ये जाता है विश फॉर बेस्ट, ठीक है, बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, तो हम ना सारे के लिए ही तैयारी करेंगे ढंग से। 2 ढाई घंटे आपके सारे लगेंगे। ठीक है, मतलब 2 3 दिन है हमारे पास, आप आराम से सारी वीडियोस देख लो, 2x पर देख लो, रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है, काम तो आएगी हमारी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये समझ आ गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है कि इसे ना हम आई से लिखें। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि इसे ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखेंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। अब ना कई बार क्या होता है आपको ऐसा दिखा, कई बार क्या होगा आपको ना ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे आई है, ठीक है, आई के पैर में से 2 लिखा है, आई के पैर में से 3 लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, ये 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, ये 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब या तो हम ऐसे लिखेंगे ना 2 by 2 3 by 3। स्क्वायर ऑर्डर के लिए ना ऐसा भी बोला जाता है, जैसे बाकी मैट्रिक्स की तो हम बात कम करेंगे। अब ज़्यादातर आप देखोगे ना कि सारा काम हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही करना है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट हम करेंगे ना वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। ठीक है, मैट्रिक्स में ही मैट्रिक्स की टाइप्स, अब देखिए सारी कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल पढ़ी तो किस में पढ़ी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्केलर पढ़ी तो स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ी हमने तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम आगे ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हम इसे बोल क्या देते हैं, जैसे 2 by 2 के तो हम इसे बोल देंगे सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। 3 by 3 के तो हम इसे क्या बोल देंगे, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेस था। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उनकी भी हम बात करें। छोटी सी चीज़ बची है, वो ये है, जैसे मान लीजिए 2 मैट्रिक्स बराबर है आपस में। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है x y z और a मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सामने है हमारे पास 2 3 4 और 6 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। अब ये 2 मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, पहली चीज़ ना दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, 2 मैट्रिक्स को हम तभी बराबर बोल सकते हैं जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। याद रखिएगा, इक्वेट भी तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, जोड़ भी तभी सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, और घटा भी तभी सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। तो तीनों काम कब होंगे, जब मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए इनका। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग से मतलब क्या है, देखिए ये जो है हमारा, ये है A11 इस साइड का, और ये जो है हमारा, ये है A11 इस साइड का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। x किसके इक्वल आएगा, 2 के, y किसके इक्वल आएगा, 3 के।
ठीक है। z किसके इक्वल आएगा 4k, a किसके इक्वल आएगा 6। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो यानी कि मैट्रिक्स जो है, दो मैट्रिक्स जो है वो कब बराबर होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिसेस, इसे भी हम यूज करेंगे। अब जैसे देखिए एक बेसिक सी और एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी हम मैथ में कोई भी नई ब्रांच, कोई भी नया चैप्टर देखेंगे, जैसे ये नई ब्रांच ही है, हमने ना 10th तक नहीं देखी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 11th में भी नहीं देखी थी। तो कोई भी नई ब्रांच जब हम मैथ में करेंगे, तो में कोई भी नई ब्रांच के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, ये हमें 10th में नहीं था, 11th में हमने नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक नई ब्रांच ही है। तो जब भी हम मैथ में कोई भी नई ब्रांच के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इनिशियली हम उसका जो बेसिक है, उसकी जो बेसिक बातें हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर रहे होंगे। और हम क्या करेंगे कि उसमें जैसे बेसिक अलजेब्रा होता है ना, अलजेब्रा मतलब बीज गणित, यानी कि मैथ की शुरुआती चीजें हम बोलते हैं बीज गणित यानी अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा देखेंगे। तो मैट्रिक्स में भी क्या होगा कि हमने मैट्रिक्स की बेसिक बातें कर ली कि वो क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, किसे क्या बोलेंगे। उसके बाद हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, जैसे जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना सीखेंगे। डिवाइड मैट्रिक्स में हम कर नहीं सकते। आपको ये बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद एक नई चीज है, उसे हम ट्रांसपोज बोलेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है, उसके ऊपर ये सिंबल ट्रांसपोज। तो यही कुछ बेसिक सी बातें हम इस चैप्टर में कर रहे होंगे। कुछ हमने देख लिया, कुछ हम अब आगे देख लेंगे, ठीक है। एक सिंगल चीज इसमें बचती है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स, मैं आपको यही समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 3x3 की मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 6 0 0 7, जैसे ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। अब इसमें ना ऊपर वाली साइड एक ट्रायंगल बन रही है, तो इसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये नीचे बनती तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इसे बोलते। तो ये दो लास्ट टाइप्स बची थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो डायगोनल्स हैं, इनके सम को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। या दूसरा आप लिखोगे कैसे, अगर मान लो ये मैट्रिक्स आपको लिखनी हो, तो आप कैसे लिखोगे, डायग, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट और 2 6 3। तो ये हम ऐसे लिखेंगे अगर डायगोनल मैट्रिक्स को हमें लिखना हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक बातें थी जो शायद आपको आती थी या नहीं आती थी। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो 2 नंबर में ना आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपसे। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास कि aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो ये जो है स्ट्रक्चर की तरह है, एक तरह से आप समझिए हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है। तो 2x2 की मैट्रिक्स जो है, जैसे कि मान लीजिए इफ a इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो मान लीजिए a जो है उसे हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे aij 2x2। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो 2x2 की है, मतलब उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, a11 ये होगा, ये a12 होगा, ठीक है, ये a21 होगा और ये a22 होगा। तो ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, कि हमें क्या बोला गया है, 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो जैसे aij क्या है, एज गिवन, ठीक है, हमें बताया गया है कि aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। तो a11 क्या होगा, a11 क्या होगा, जैसे i की जगह पर i, j की जगह पर j, तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1 2 निकालेंगे तो 1 2 कैसे आएगा हमारे पास, 2i1 माइनस j 2 माइनस 2 0। अब ऐसे ही अगर हम a21 निकालेंगे तो हमें पता है कि 2 तो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस j कितना है 1, तो 4 माइनस 1 3। ऐसे ही अगर हम a22 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू आई क्या आ जाएगा 2 माइनस j भी देखिए क्या आ जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई मैट्रिक्स। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, a11 की कितनी है 1, a12 की कितनी है 0, a21 की कितनी है 3, ठीक है, a22 की कितनी है 2। तो ये हमारे पास सारी जो है वैल्यूज वो आ गई। तो ये हमें समझ आ गया आराम से, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, हमें इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट वाले सम जो है वो तो हम आराम से कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं कि आपको क्या बोला जाएगा कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम कर देंगे, हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई 2x प्लस z, 2x माइनस वाई 3z
प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 5 0 3। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या लिख सकते हैं कि ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है और तो फिर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर आएंगे, x माइनस ये दोनों बराबर है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, 2x प्लस z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस वाई ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और 3z प्लस डब्ल्यू 3z प्लस डब्ल्यू ये आ जाएगा 13 हमारा। तो देखिए अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, आप क्या कीजिए एक ये इक्वेशन है कि ये इक्वेशन उठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू कितनी आएगी y, 2x की वैल्यू y आई और यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2x, तो x माइनस y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 2x सामने हमारे पास क्या -1। आप जैसा आपको सही लगे वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जैसे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो 2x प्लस z इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू हमारे पास है 1, तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, z हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगर हम z की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे, ये जो लास्ट इक्वेशन बची है हमारे पास 3z प्लस w इज इक्वल टू 13, तो 3 एज इट इज, z की वैल्यू 3 है प्लस में w है इज इक्वल टू 13, तो 9 प्लस उधर जाकर माइनस, तो 13 में से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 4। तो चारों वैल्यूज जो है x y z की हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, x 1 है, y कितना था 2, z कितना था 3 और w कितना है 4। तो ये वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। तो दो टाइप्स, अब मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि आप मैथ में ऐसा देखिए कि आपने सम नहीं लगाने ज़्यादा, कि आपको सम नहीं सॉल्व करने, आप टाइप्स में समझिए। तो ऐसे तो 2000 3000 4000 क्वेश्चंस बन जाएंगे, प्राइम मॉडर्न सब मैथ मिलाकर अगर हम देखेंगे तो कौन कितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। पर अगर आप टाइप्स देखोगे ना, अब आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आपको बस ये देखना है कि आपने कौन से टाइप कर ली, टाइप्स नोट कीजिए। आपने ना कंस्ट्रक्शन वाला सम कर लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स वाली एक टाइप थी, वो हो गई, चेकलिस्ट ऐसे बनानी है आपको। दूसरी ना आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले जो सम थे, ठीक है, उनके टाइप्स देख लिए। अब हम आगे देखेंगे तो टाइप्स वाइज आप चलिए आगे, इस तरह से आपको समझना आसान होगा कि आपने इस कैटेगरी के सम जो थे वो कर लिए, इस कैटेगरी के सम जो कर लिए। तो अब हम थोड़े एमसीक्यूज जो है वो देख लेते हैं। ये जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि ए एक मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, ये आपको पता है कि बेसिक फॉर्म है मैट्रिक्स की, ए इज इक्वल्स टू aij m/n हमारा ऑर्डर है। तो दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ही रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगी, या 3 ही रोज होंगी 3 ही कॉलम्स होंगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो बराबर होगा, यानी कि m इक्वल होगा n के। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद दूसरा एमसीक्यू जो है हमारा वो ये है, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपके सामने है, ये मैट्रिक्स है 1 2 0 1 इज, ये कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में तो पता है आपको यहाँ पर 0 आना था, ठीक है। क्या ये डायगोनल है, डायगोनल में भी आपको पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो ना तो ये यूनिट है, ना ये डायगोनल है, ना ये स्केलर है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता था। देखिए जब ना 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आई थी कि हमारा जो पैटर्न है या हमारा जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा टफ होगा अब, ठीक है, एमसीक्यूज कम कर दिए गए हैं, टफनेस को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, अचानक से एक फैसला आया था। तो उसमें था कि 2019 से पहले जो पैटर्न था ना, जो टफनेस का लेवल था वो वही लाना चाहते हैं वापस। तो 2019 से पहले ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1 नंबर में। तो ये है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं विद ईच एंट्री 0 और 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 3/3 की मैट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है, ऐसे 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मान लीजिए हर एक एलिमेंट है, उसकी जगह अगर 0 और 1 आए तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 आ गया तो एक मैट्रिक्स बन गई। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 रखा, एक मैट्रिक्स और बन गई। फिर मैंने यहाँ पर 1 रखा, मतलब अलग अलग मैट्रिक्स है ना, तीसरी मैट्रिक्स बन गई। फिर मैंने यहाँ पर 1 रखा, चौथी मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे 9 तो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 1 1 रख दिए, यहाँ पर एक 0 रखा। तो ऐसे ना कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स जो है वो बन सकती हैं इससे। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ आराम से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं। हमारा हमारा जो एक एलिमेंट है ना, वहाँ पर 0 आ सकता है और वहाँ पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। हमारा जो एक एलिमेंट है वहाँ पर 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, यानी कि वहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें आ सकती है, 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इन सारी 2 2 2 2 2 2
दो दो दो, तो दो दो चीज़ें आ सकती है। तो वैसे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप करते हैं ये सारी चीज़ें, पर आप सीधा याद रखिए कि 2 की पावर 9 करनी है आपको इस केस में। तो 2 की पावर 9 अगर आप देखोगे तो 512 होंगे, तो 512 पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है इसके, तो इसका आंसर क्या आएगा 512। अब आप दोबारा सोचिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ना 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है और उसमें एंट्री हो रही है 0 और 2 की, 0 और 2 की हर एक एलिमेंट की, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी? 2/2 में कितनी? हमें पता है कि यहाँ पर 2 एलिमेंट आ सकते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो टोटल ये बनेगा, ठीक है। चार केसेस है ना हमारे पास, तो 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 4 आपको पता है सबको 16 होगी। अब मान लीजिए ऐसा बोल देते कि 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एक एलिमेंट की जगह पर 3 चीज़ें आ सकती हैं, तो 3 3 3 3, अब 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप आराम से कर दोगे। तो ये 3 क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ और एमसीक्यूज हैं, चलिए देखते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 4/3, ठीक है, देन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ना एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर क्या है 4/3, 1 2 3 4, 4 रोज हैं उसमें, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इससे बनेगी हर एक जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो मान लीजिए एक एलिमेंट है। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4/3 की, और देन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स, तो हर एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे हमसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए हर एक रो यानी ये रही, इस रो में कितने एलिमेंट है 3, इसमें भी 3, सभी में 3 होंगे, तो ईच रो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ईच रो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स हमारा सही आंसर होगा। दूसरा ना, अगर आपको इतना नहीं करना, तो अगर आपको पूछा जाए ना कि एलिमेंट्स बताने हैं रो में, तो आप कॉलम में देख लेना। अगर आपको कॉलम में पूछा जाए तो आप रो में देख लेना। जैसे 4/3 आपको पता है रोज के लिए और ये आपको पता है कॉलम्स के लिए। अब रो में पूछा है तो कॉलम्स, ठीक है। अगर जैसे ये है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, देन ईच कॉलम कंटेन्स, ईच कॉलम, जैसे ये तो रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम में पूछेंगे तो रो में देख लेंगे। रो में कितने हैं 3, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा 3। दूसरा आप बनाओगे 3 रोज है तो 1 2 3 रोज होंगी, ठीक है। 4 कॉलम्स है तो 1 2 3 4 कॉलम्स होंगी, ठीक है। अब ना हर एक कॉलम में पूछा है, अब ये कॉलम है तो 1 2 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो सही है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे चलते। तो अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि जैसे देखिए 2 मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 3 3 2 1 2, ठीक है, और एक मैट्रिक्स और है 1 2 3 3 2 1, ठीक है। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर भी है 2/3 और इसका ऑर्डर भी है 2/3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ना 2 मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम, ठीक है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जैसे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे, 2 और 1 3 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 3 और 3 आपके पास 6 आ गया, ठीक है। 2 और 3 वापस 2 और 3, तो 2 और 3 वापस 5 आ गया, 1 और 2 3 आ गया 2 और 1 3 आ गया। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। बस कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना और घटाना है। जैसे मान लीजिए अगर प्लस ना होता माइनस होता तो क्या था, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया, 3 में से 2 जाएगा 1 आ गया, 3 में से 3 जाएगा 0 आ गया, ठीक है। 2 में से 3 जाएगा -1 आ गया, 1 में से 2 जाएगा फिर -1 आ गया, 2 में से 1 जाएगा फिर 1 आ गया। तो ऐसे घटा कर भी और जोड़कर भी हम एक नई मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें आ गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख ली। इसके बाद में एक चीज़ आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो ये है, जैसे मान लीजिए 2a बोल दिया हमने, ठीक है, और मान लीजिए ये a थी, या मान लीजिए a की वैल्यू ये है 1 2 2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ही हम स्केलर बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या आएगा 2 4 4 2, तो इसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो तीनों चीज़ें हमें समझ आ गई। हमने मैट्रिक्स का बेस देख लिया, हमने मैट्रिक्स की एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख ली और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। इसके बाद हमारे पास आएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन। ये तो एक स्केलर के साथ थी, अब 2 मैट्रिक्स को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। पर उससे पहले 2 बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, एडिशन वाले टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन,
तो अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन 2025 में 2 नंबर में पूछा गया था, यानी कि जस्ट पिछले साल ही ये हमें 2 नंबर में पूछा गया था फाइनल बोर्ड के पेपर में। तो ये है कि x एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, और एक इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें बोला जा रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स y। तो मैट्रिक्स y हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए हम लिख देंगे, हमें पता है एज गिवन, कितना सिंपल तो है ये, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 10 3 माइनस 5, ठीक है, एंड x ये है। तो जब हम x की वैल्यू पुट कर दें, 2 एज इट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी आपको समझाई थी, x की वैल्यू क्या है 3 4 2 माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ये सामने आ गया 5 10 3 माइनस 5, ठीक है। अब इसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 6 8 4 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 10 3 माइनस 5। अब ये जो है, ठीक है, आप ऐसा समझिए, इधर y माइनस में है, उधर प्लस में हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगी, मतलब सिंगल एक चीज़ को जैसे लेकर आते हैं इस साइड वैसे, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये यहीं पर है 6 8 4 माइनस 2, ठीक है, 6 8 4 माइनस 2, ये आ गई, माइनस वाई उधर गया और ये इधर आ गया, तो माइनस 5 10 3 माइनस 5 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वाई उधर ये इधर। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे ना, 6 में से 5 जाएंगे, बीच में जो निशान है 1 आ गया, 8 में से 10 जाएंगे, माइनस 2 आ गया, 4 में से 3 जाएंगे, 1 आ गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस 2 प्लस 5 यानी कि 3 हो गए, ये आ गया, सामने क्या है वाई। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स वाई है वो आ गई। तो 2 नंबर में आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि जो गिवन है वो लिख दीजिए, और सफाई से काम कीजिएगा थोड़ा, जितना हम सफाई से काम करेंगे उतना अच्छा, ठीक है, होगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि एक बढ़िया स्टूडेंट ने जो पेपर है वो लिखा है। रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर करती है, अगर हमें ज़्यादा स्कोर करना हो, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना हो तो ये न्यूमेरिकल भी आप कर, तो ये क्वेश्चन भी आप कर दोगे और ऐसे भी आप कर दोगे, ऐसे 2-3 और हैं वो आप देख लीजिएगा, आपके बाद में मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको ये दे दिया कि x प्लस वाई है एक मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और x माइनस वाई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि x और y फाइंड करो, तो जैसे हम 10th में करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, वैसे आप कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाल ली या x की वैल्यू आपने निकाल ली, वो यहाँ पुट कर दी दूसरी में, आपके पास x की या y की वैल्यू आ जाएगी सामने से, उसे फिर से पहली वाली में पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 2 नंबर में काफ़ी सिंपल। 2 नंबर में ना ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, कंस्ट्रक्ट वाले सम आ सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले सम आ सकते हैं, ये जो सम आपको करवाया है ये आ सकता है, और भी टाइप अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट पर हम आ चुके हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक जब जो हमने काम किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और आपको आता भी था, ठीक है। बस हमने कोई रिवीजन करवाई है आपको। अब ना प्रोडक्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे नॉर्मली देखिए, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली मैथ में क्या होगा, आप 2 × 3 कीजिए 6 आएगा, या आप 3 × 2 कीजिए 6 ही आएगा। तो ये हमारा नॉर्मल एल्जेब्रा, नॉर्मल मैथ है। मैट्रिक्स में जब हम करेंगे ना, जैसे मान लीजिए a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि सेम आंसर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू आई, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर वही वैल्यू आई, वो आ भी सकती है, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना आए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा। और दूसरा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी a मैट्रिक्स है और ये हमारी b मैट्रिक्स है। अब मान लीजिए इसमें क्या आएगा, m/n आएगा। m/n से हमारा मतलब क्या है, जो पहले होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर p/q है, ठीक है, ये आ गया। तो ना इसके नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होंगे उसके नंबर ऑफ रोज के, तब इनकी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। यानी कि आपको क्या देखना है कि इसके कॉलम्स और उसके रोज क्या हों, बराबर, ठीक है, तभी क्या आएगी, इसके कॉलम्स और उसके रोज बराबर होंगे तभी क्या आएगी, प्रोडक्ट होगी, तभी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, ठीक है। मतलब अंदर वाली जो थी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और जो मैट्रिक्स बनेगी ना C, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बाहर वाले बचे, मतलब इसके रोज उसके रोज बनेंगे और इसके कॉलम्स उसके कॉलम्स बनेंगे। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको आराम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए A है, वो है 2/3 और B है वो भी 2/3, क्या ये प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो इसके देखिए, ये अंदर वाले देखिए बराबर ही नहीं है, इसके कॉलम्स और उसके रोज बराबर नहीं है, तो ये कोई प्रोडक्ट होगी ही नहीं, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी।
कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं बदल दूँ इसे, A 2/3 है और B जो है वो 3/3 है, क्या अब यहाँ पर प्रोडक्ट होगी? हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं उसके नंबर ऑफ रोज के। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगी ना सी नहीं हमारी, वो उसका ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो होगा, ये उसका ऑर्डर होगा। इसके रोज उसके रोज बनेंगे, रोज इसके रोज उसके रोज बनेंगे, और इसके कॉलम्स उसके कॉलम्स बनेंगे। तो ये आपको समझ आ गया, C 2/3 आएगा हमारा। ठीक है, एक और देखते हैं हम आगे। जैसे मान लीजिए A है वो है 3/3 और B है वो है 3/2। तो इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट हो जाएगी क्या? प्रोडक्ट हो जाएगी, ये बराबर है C जो आएगा ना हमारा C। अब इसके रोज यहाँ आ गए, ये कॉलम्स यहाँ आ गए, मतलब अंदर वाले तो बराबर होने चाहिए। बच्चों थक चुके हैं ना, कई देर हो चुकी है रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, इसके रोज जो हैं और उस मतलब अंदर वाले जो हैं उनके बराबर होने पर प्रोडक्ट होगी, और बाहर वाले जो होंगे वो मिलकर ऑर्डर बना देंगे नेक्स्ट आपका उसका। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया। एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि मान लीजिए A है वो है 1/2 और B है 1/3। क्या इनकी प्रोडक्ट होगी? नहीं होगी। अब A है 1/2 और B है मान लीजिए 2/2। क्या इनकी प्रोडक्ट होगी? अब मैट्रिक्स बनेगी मान लीजिए C, अब उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है, आराम से आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक समझ आया, इतना हमें क्लियर है आराम से। अब देखते हैं, ये याद रखिएगा, आगे इन पर छोटे क्वेश्चंस आएंगे वो हम करेंगे अभी। तो बेसिक्स तो प्रोडक्ट का हम सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस करके। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/2 की, और ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है। तो अब हमें पता है कि इनकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट होगी, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों के बराबर होने से प्रोडक्ट होगी। नई मैट्रिक्स बनेगी तो उसका ऑर्डर होगा 2/2। अब अगर हमें प्रोडक्ट आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो हम कैसे करेंगे? जैसे ये जो एलिमेंट है हमें पता है ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 होता है, ये 2 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये A11 कैसे आएगा? ये फर्स्ट तो रो को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड वन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसकी रो और इसकी कॉलम। जैसे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ गया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, मुझे देखिए, हम ना ये नए सेशन के लिए अपलोड नहीं कर रहे वीडियो, ये हम स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बेसिक बातें कर दी पहले ही, और भी हम करेंगे आगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। ठीक है, पर ना फिर भी इसकी ज़रूरत बहुत है हमें आगे इसलिए हम इसे देख रहे हैं ज़्यादा, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये आती है। ठीक है, तो इसकी रो को इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 8 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 3 आएगा। जो अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस ही आएगा, तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा? 8 और 3 11। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब A12 कैसे करेंगे? फर्स्ट इसकी रो, सेकंड मतलब इसकी दूसरी कॉलम। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 2, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 6, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ गया। अब ये जो A21 है, A21 देखिए, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, हो जाता है बच्चों कभी कभी 16, और ये कितना आ जाएगा? 2, 16 और 2 18। मतलब मैथ सिंपल बहुत है हमारा, पर लेंथी है। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो जल्दी जल्दी में ये A22 कैसे निकालेंगे? टुम टुम टड़ेम टड़ेम टुम 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 टुम। तो ये लास्ट वाला कैसे निकालेंगे? इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर 4 आ गया, 4 और 4 आपके 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बस मैंने आपको याद करवाया है कि हम प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रोडक्ट की। तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है पास्ट ईयर्स में। ठीक है, मतलब 17, 18, 19 के सेशंस में ये पूछा गया था क्वेश्चन काफ़ी बार। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके, और हो जाए तब आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और हम इसे सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। मतलब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, आप चाहो
तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, या आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, फिर आपके पास दो मैट्रिक्स ही बचेंगे, एक तो ये और एक ये, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, देखिए अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अब इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर तो हमें दिख ही रहा है 3/3, तो 3 और 3 यहाँ, मतलब कि ये तो सेम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो होगी। अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। ठीक है, तो 1/3 मतलब सेम ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। अब ये कैसे बनेगी, अब यहाँ पर क्या आएगा, A11, A12, A13 ऐसे आएगा ना। ये एलिमेंट कैसे निकालेंगे, पहली रो और इसका पहला कॉलम। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि ये, मतलब मैं दोबारा लिख देता हूँ, A11, A12, A13। ठीक है, तो ये बच्चों मिलता नहीं है बार बार हमें, तो मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे रख लूँगा, तो जब ज़रूरत होगी तब उतार लेंगे। ठीक है, पुष्पाराज। तो देखिए बच्चों, A1 गिर ना जाए यार, A11 कैसे निकालेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर 1 आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करवाने पर 4x आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पर 3 आएगा, 1 और 3 कितने आएंगे, 4 + 4x, यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 4 + 4x। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जे तुसी वीडियो दे इस हिस्से तक आ चुके हो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ सकते हैं तुसी पढ़ाई वास्ते सीरियस हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 1/2 है, A12, 1/2 के लिए इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आएगा 2, 5x, ये आएगा 2, 2 और 2 4, यानी कि 4 + 5x, ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर A13 था, वो कैसे आएगा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 को 3 के साथ 3, x को 6 के साथ 6x, 1 को 5 के साथ, तो 5 और 3 8, तो 8 + 6x आ जाएगा। ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद क्या है, 1 2 3 और ये सामने 0। अब क्या करेंगे, ये 1/3 है और ये हमारी 3/1 है, ये 1/3 है, ये 3/1 है, ये भी हमें समझ आ गया। अब इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ठीक है, ये सेम है, इसके कॉलम्स और उसके रोज। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1, यानी कि उसमें एक ही एलिमेंट होगा। वो भी कैसे, देखिए एक ही तो है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ गई सबको। तो 4 + 4x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 + 4x। अब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 10x। ठीक है, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 × 3 = 24 और 18x, सामने 0। देखो 4 और 8, मतलब आप जोड़ दीजिए, 4 और 8 कितने आ गए, 12, 12 और 24 कितने आ गए, 36, 36 प्लस, अब देखिए 4x और 10x, 14x और 18x कितने हो गए, 14 14 28 और 4 32, 32x आएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए इक्वालिटी ऑफ 0 मैट्रिक्स है सामने, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं 36 + 32 x = 0, 32x = -36, x = -36/32। तो अब किसके पहाड़े पर आएंगे, ये कहाँ से काटेंगे हम इन्हें, मतलब किसके पहाड़े पर काटेंगे हम इन्हें, मतलब कैसे काटें, यानी से 8 चौका 32 नहीं 6, 2 पर काटते हैं यार, हम सिंपल मैथ करते हैं, 18 और 16, फिर 2 पर काट देंगे 9 और कितना आएगा 8, तो x जो आएगा वो आएगा -9/8। मेरा दिमाग कई बार काम नहीं करता, पर इतना ही आएगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। तो प्रोडक्ट तो आपको आ चुकी है अच्छे से। इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो रिसेंट ईयर्स में ही आया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये मार्च 2023 में पूछा गया था और ये 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें दिया गया है if a is equals to -4105 and f of x is equals to this equation x² - 3x + 2 then find f of a। यानी कि नॉर्मली क्या है, ए मैट्रिक्स ना ये है हमारी, ठीक है, और ये कोई इक्वेशन है। अब आपको पता है कि f of x अगर हमें x² - 3x + 2 दिया गया है, तो फिर f of a अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, a² - 3a + 2
ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये था नॉर्मल अलजेब्रा हमारा, ठीक है। और ये है हमारी मैट्रिक्स में आ चुकी है ये इक्वेशन। जैसे 2 के साथ ना मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 1, तो नॉर्मल मैथ में जो जो रिस्पेक्ट या जो काम हम 1 से करते हैं, मतलब मैं बोलने ये वाला था कि जितनी इज्जत हम 1 को देते हैं उतनी इज्जत हम मैट्रिक्स में आई को देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। 1 की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें असल में इसकी वैल्यू फाइंड तो हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें ए स्क्वायर पता करना है, 3 है तो हम निकाल लेंगे और 2 आई भी। तो अब देखिए ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर के लिए हम ए इंटू ए कर देंगे। ए कितना है हमारे पास -4105, दूसरा ए कितना है -4105, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, -4 कितना आ गया 16, इसे इसके साथ करवा दिए, इसे इसके साथ करवाएंगे तो -4 + 5, -4 + 5 1 आ जाएगा, इसे इसके साथ करवाएंगे 0 0 0 आ जाएगा, इसे इसके साथ करवाएंगे 0 25 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर जो है हमारा वो आ चुका है 16 1 0 25, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आ गई। अब ए स्क्वायर तो हमें पता ही है, अभी इस इक्वेशन में हम आगे कैसे, ए स्क्वायर की वैल्यू तो है हमारे पास 16 1 0 25, ठीक है, -3 ए की वैल्यू कितनी है -4105, ठीक है, +2 आई की वैल्यू कितनी है 1001। अब आगे क्या करेंगे इसमें कि 16 1 0 ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख दी हमने, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो माइनस एज इट इज रखेंगे बाहर, +3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -12 और 3 और 0 और 15, ठीक है, प्लस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 0 0 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 12, 16 + 12 प्लस में 2, ठीक है, ये आया। ये एलिमेंट क्या आएगा 1 -3 + 0, ठीक है। अब ये एलिमेंट क्या आएगा हमारा 0 -0 + 0 0 ही आ जाएगा, 25 - 15 प्लस में 2। अब ये कितना आएगा हमारा 16 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा -2, ये होगा हमारा 0, 25 में से 15 जाएंगे तो 10 और 2 आएंगे तो 12, तो ये होगा हमारा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये है हमारा एफ ऑफ ए। तो ये काफ़ी सिंपल सा है, आपको समझाने के लिए मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है, पर आप जब आराम से करोगे तो 2-3 मिनट में कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो हमने भी किया था। ये देखिए सेम क्वेश्चन 19 में आया था, 23 में भी आया था, 19 में भी आया था, देखिए 15 में भी आया था, ठीक है। और ये जो आपको स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टर वाला सम करवाया था ना, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3/2 और AIJ हमें गिवन है, देन फाइंड मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में करवाया था ये 18 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे जो जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस PYQs हैं हमारे पूछे जा रहे हैं, मैं करंटली आपको वही बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे आगे आएंगे हम तो उस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, तो इन्हें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। तो अब हम आ चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर, ठीक है। तो ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हमें अब आगे काफ़ी काम आएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हमारा क्या मतलब है, इसका बस नॉर्मली बेसिक सा यही मतलब है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, वो है 1 2 3, ठीक है, एक रो मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज के लिए आप देखिए ए है, ट्रांसपोज के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो सिंबल, ठीक है, या आप छोटा टी लिख सकते हो या आप बड़ा टी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों ही ट्रांसपोज के सिंबल है, तो पर हम ये ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब पहले तो हमने निशान लगा दिया कि अब करेंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो ये एक रो है तो ये क्या बन जाएगी, एक कॉलम। तो ये है हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे एक और देख लेते हैं हम, ये है 2 3 4 4 1 1, ठीक है। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। इसका ऑर्डर क्या था पहले 2/3, अब इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो ऐसे जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज हमें समझ आ गया, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, और ये भी चेंज होता है इसमें। तो ये तो हम देख लेंगे आराम से, मतलब हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास,
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, अब हमें जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए अब आप देखिए, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है ए बी सी, बी डी ई सी ई एफ, तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा ये है A12, ये किसके इक्वल है A21 के। ये जो एलिमेंट है हमारा ये है A13, ये किसके इक्वल है A31 के। ये जो एलिमेंट है हमारा ये है A23, ये किसके इक्वल है A32 के। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसमें ये जो एलिमेंट्स हो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में क्या हो, बराबर, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि Aij जो है हमारा वो Aj के इक्वल होगा, ये आपने देख ही लिया, 1221 के इक्वल है, 1331 के इक्वल है, 2332 के इक्वल है। यहाँ तक हमें समझ आ गई। दूसरा, हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो अगर वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, ए ही बन जाए, तो हम बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे ये है, ठीक है, ए बी बी। जैसे ये देखिए, मैंने इसे मैट्रिक्स ए मान लिया, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। तो देखिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो आप ना भूल जाइए, अभी ट्रांसपोज कीजिए बस। तो आपके पास ये रो है, इसे कॉलम लिख देंगे ए बी सी, ये रो है, इसे कॉलम लिख देंगे बी डी ई, ये रो है, इसे कॉलम लिख देंगे सी ई एफ। तो देखिए वही मैट्रिक्स बन गई ऊपर वाली, यानी ए ही बना आपके पास। तो अगर ट्रांसपोज करने पर वापस ए ही आ जाए तो क्या हम बोलेंगे, क्या है वो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा, आप ऐसा समझिए, ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स में ए ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो हमेशा हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये जो 2 4 ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। एक मिनट मैं आपको पूरी बना दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे किसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर। पहली निशानी तो उसकी ये होगी, यानी कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, 0 0 0। ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे तो बराबर, बट इनका निशान जो होगा ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई। ये दोनों इक्वल हैं पर निशान ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल है पर निशान ऑपोजिट है, ये दोनों इक्वल है पर निशान ऑपोजिट है। तो पहली चीज क्या है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दूसरी क्या है कि ए आई जे जो है वो इक्वल है ए जी आई के माइनस के, मतलब ये दोनों बराबर है बट उनका निशान जो है वो ऑपोजिट है। इसके लिए भी रूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए बने तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पर क्या हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज करने पर हमेशा हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है और ये भी जो है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है, तो ये हमें याद रखनी है। दूसरा, एक और 2-3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ना, ये नॉर्मली है, ठीक है, तो हमेशा ए आ जाएगा, ये तो आप करके देख लोगे। दूसरा ए प्लस बी है, अगर इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़कर फिर ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके जोड़ दे तो सेम ही आंसर आएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ट्रांसपोज में वो ये है रिवर्सल लॉ। ए बी का अगर ए बी यानी कि 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आएगा किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये आपको समझ आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, ये जो आपको लिखाया है ना अभी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या है कि ये एक तरह से आप ऐसा समझिए कि मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट चीज़ है जो हमें करनी है। तो 2 नंबर में इससे भी पूछा जा सकता है, इससे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। दूसरा ना, हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेस करवा दूं आपको, ये आपको समझ आ गई। इसके बाद चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका बेस देखेंगे। यानी कि 2 ही टाइप है हमारे पास, एक तो ये है, ठीक है, इसे हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाले में इसकी बात कर रहा हूँ कि ए जो है उसे आप हाफ
सिमेट्रिक ऐसे प्लस हाफ स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ए है उसका ट्रांसपोज करेंगे, ऐड कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, हाफ कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे ए आ जाएगा। तो ए को हम ऐसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है मैट्रिक्स में से, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मार्च 2024 में पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है, मार्च 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो ये मार्च 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। और अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे, जैसा आपकी मर्जी हो, काफ़ी सिंपल है। अब हमें बस ये वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो ए बी दिया गया है तो ए बी हम निकाल लेंगे, और ए हमें पता है क्या है 213410 बी क्या है 105 -120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करवा देंगे। इसका ऑर्डर हमें पता है क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2, प्रोडक्ट तो हो जाएगी पर उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2। अब हमें पता है ये एलिमेंट जो होगा वो कहाँ से निकलेगा, इसे और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो 2 0 और 15 आएंगे, हमारा 2 0 15 आएंगे, तो ये आ गया 17, ठीक है। और फिर इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसे और इसे, तो -2 प्लस का 2 प्लस का 0, यानी यहाँ पर आ गया 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 4 0 0, यानी यहाँ पर कितना आ गया 4। उसके बाद क्या है, इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 प्लस का 2 और 0, तो ये आएगा -2। तो ये हमारी जो है 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। अब ठीक है, अब क्या है, ये हमारा ना ए बी है, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ऑर्डर्स मत लिखिएगा, डायरेक्टली कर दीजिएगा। तो अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना था, तो ए बी का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 17 0 4 माइनस, तो इसका ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज मतलब ये रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, बी ट्रांसपोज यानी कि बी ये है, अब इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो क्या आएगा आपको पता है, मैं लिख देता हूँ बी क्या है 1 - 1 0 2 5 0, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, मतलब ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, ये रो बन जाएगी, मतलब ये रो है वो कॉलम बन जाएगी। आपको समझ आ गया, ठीक है, ये रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 - 1 0 2 5 0, ठीक है। बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 1 3 4 1 0। जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या आएगा 2 1 3 4 1 0, ये आ गया। अब हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज तो ये है 105 -120, ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या है ये 213 410। अब इनकी प्रोडक्ट करवाएंगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसे और इसे जब प्रोडक्ट, इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी तो 2 0 और 15, 2 और 15 17, इसकी और इसकी तो 4 0 0 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका और इसका तो -2 + 2 0 और 0, इसका 0 होगा, तो -4 + 2 -2 आ जाएगा। देखिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आया है किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। तो ए बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन ही हमें पूछे जाएंगे। बात बतानी थी आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो जैसे हमारे पास सोर्स है कि एग्जामिनेशन मास्टर है 23 का 24 का 25 का 26 का, उससे पहले के 10 ईयर्स बड़े हैं हमारे पास सारे। तो जब मैं देख रहा था ना क्वेश्चंस आपके लिए, ये सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है, 2025 में भी पूछा गया। तो कई बार ना स्टेटमेंट के साथ भी रिपीट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। ये देखो ये 2025 का बोर्ड का पेपर है, और इसमें ना जैसे अब ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ़ a इज इक्वल टू 213 410 है ना, b इज इक्वल टू 1 - 1 0 2 5 0, ये आ गया। और ये मैंने आपको करवाया है 213, ठीक है, 1 - 1 0 2 5 0 वाला ये क्वेश्चन। और देखो ये ना 24 का पेपर है बोर्ड का, और 24 का पेपर है ना, 24 के पेपर में ये देखो सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, तो कई बार रिपीट हो जाती है चीज़ें। तो वैसे तो 6 नंबर में मैट्रिक्स मेथड जो है वो आएगा, ठीक है। तो मैं ना आपको जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2025 में जो 6 नंबर वाला सेक्शन था ना, उसमें पूछा गया था, और में मैट्रिक्स मेथड का एक सम था,
और मैट्रिक्स मेथड में इसकी और में मैट्रिक्स मेथड का सम था, तो ये 4 नंबर में था और इसके साथ जो 2 नंबर में था वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये 4 नंबर में है। ठीक है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे ये है, अब हम क्या करेंगे, लेट ए, ये ए है 5 1 3 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 5 1 3 7 का जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो 5 1 3 7 ऐसे लिख देंगे, ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे लिखा थोड़ा ना मुश्किल से जा रहा है तो आप समझ लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा 5 3, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन और करने हैं ना, 5 3 1 7, रुको ए जो है वो क्या है 5 1 3 7 प्लस ए ट्रांसपोज है 5 3 1 7। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आया, 5 + 5 10, 1 + 3 4, 3 + 1 4, 7 + 7 14। तो आप देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों बराबर हैं, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, आगे इसका हाफ करना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब इसका हाफ होगा, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2, फिर 2, फिर 7 है। ठीक है, तो ये बन गई। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो अब ए क्या है, ए तो रहा ये 5 1 3 7 माइनस ए ट्रांसपोज से हमारा क्या मतलब है, ये रहा 5 3 1 7। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दिया हमने। अब क्या है कि देखिए जब हम करेंगे सॉल्व तो 5 - 5 0, 1 - 3 - 2, 3 - 1 2 और 7 - 7 0। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं और नॉन डायगोनल्स जो हैं ये आपस में बराबर है पर साइन उल्टा है इनका। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका हाफ लिखेंगे तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज विच इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको लिखना है। तो 1/2 करेंगे तो 0, 1/2 इसके करें, इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, और ए कैन बी written as sum of symmetric and skew symmetric as, आप समझ, ए को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये तो है सिमेट्रिक पार्ट और ये है अनसिमेट्रिक पार्ट। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, जैसे ए क्या है हमारे पास, ए क्या है देखिए, ए है हमारे पास, ये रहा 5 1 3 7, हाफ सिमेट्रिक जो हमने निकाला था वो ये था 5 2 2 7। ठीक है, 5 2 2 7 और प्लस में जो स्क्यू सिमेट्रिक हमने निकाला है वो ये है 0 -1 1 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 + 0 5 आएगा, 2 - 1 1 आएगा और 2 + 3 आ जाएगा, 7 + 0 7 आ जाएगा। देखिए ए ही बन गई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये 4 नंबर में पूछा गया है। और यहाँ मैट्रिक्स हमारी जो है, तो ना मैट्रिक्स में से अब कुछ MCQs बच्चे हैं जैसे जो आपको पूछे जा सकते हैं 2-3, वो ऐसे है कुछ कि देखिए ये A है मान लीजिए, ठीक है, और B है इक्वल्स टू C है। अब मान लीजिए आपको ऐसे आ गया कि A + B इज इक्वल्स टू C, ये आपको दे दिया। अब आपको ये बोला गया है कि मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स C है उसका ऑर्डर है 2/3, तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होगा। तो आप समझिए आराम से, दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। उन्हें जोड़ भी तब सकते हैं और घटा भी तब सकते हैं और इक्वेट भी तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये दोनों ऐड होकर ये बनी है, तो पक्का B का ऑर्डर क्या रहा होगा 2/3, तभी तो ऐड होंगे। तो ये एक MCQ था, कल मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके पास कि A + B जो है वो C है। A मान लीजिए 3/3 है, B भी 3/3 है, तो C क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल है, हमें पता है कि C भी 3/3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि A है, B है, इक्वल्स टू C है। इस बार प्रोडक्ट हो रही है इनकी। अब आपको ये बोला गया है कि इसका ऑर्डर जो है वो है 3/2, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी है 3/2। मतलब A का ऑर्डर है 3/2 और B का ऑर्डर जो है वो भी है 3/2। सॉरी, A का ऑर्डर है 3/2 और C का जो ऑर्डर है वो भी है 3/2। अब हमें B का जो ऑर्डर है वो पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। कब होगी प्रोडक्ट, जब इसकी
कॉलम्स और इसकी रोज बराबर होंगी, मतलब इसकी रो क्या होगी, दो रोज होंगी इसमें, और ये आएगा, मतलब ये 2 by 2 होगी ना अभी, तभी तो ये देखिए ये दोनों बराबर हैं आपस में, तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगी, और उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये उसका ऑर्डर बनेगा, तो इसे 2 by 2 होना चाहिए। शायद आपको ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, ये भी आप कर दो। एक और क्वेश्चन है ऐसा, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए का ऑर्डर 3/4 दे दिया आपको, सी का ऑर्डर भी 3/4 दे दिया, तो बी को क्या होना चाहिए। देखिए ये प्रोडक्ट हुई है पक्का, तो यहाँ पर तो 4 आएगा। अब ये जो है ये यहाँ पर आ जाए, मतलब यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तभी प्रोडक्ट होगी, और ये दोनों रिजल्टेंट ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो ये 4 तो आ गया यहाँ से, ये 4 जो है यहाँ से आ गया, और ये जो 4 है वो यहाँ से आ गया, तो आपको समझ आ गई आराम से। काफ़ी सिंपल है ये, आराम से निकाल लोगे आप। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, और कुछ और बचे हैं, वो हम जब एक फाइनल पीडीएफ पर काम कर रहे होंगे तो उसमें सॉल्व कर देंगे। तो मुश्किल से अब हम पहुंच चुके हैं डिटर्मिनेंट्स पर। तो डिटर्मिनेंट्स आपको पता ही है कि जैसे ना मैट्रिक्स है, वो तो बस डेटा को अरेंज करने के लिए मान लीजिए एक मेथड है। ठीक है, पर अगर हमें उस डेटा के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो नहीं निकलेगा मैट्रिक्स से, तो उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल रखा है। जैसे कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे कैसे, पहले जैसे ए है, ठीक है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 3 2, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अगर कभी हमें लिखना हो तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ए मॉडुलस ऑफ ए, इसे हम ए डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे, मॉडुलस की जैसा सिंबल है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, या हम डेल्टा से भी लिख सकते हैं, पर ए डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर भी निशान ऐसे लगेगा 2 3 3 2। ठीक है, और जो ज़्यादा ज़रूरी और याद रखने वाली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी वो ये थी कि डिटर्मिनेंट जो होगा वो बस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, यानी कि 2/2 3/3 मिलेगी हमें। 2/2 की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स या सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। 3/3 को हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 गुना 2 तो 4 आएगा, 3 गुना 3 9 आएगा, बीच में माइनस का निशान होगा, -5 आ जाएगा। तो ये तो हमें आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है वो हमें आता है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये 2/2 का हम निकाल लेंगे, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप आराम से कर दोगे। 2-3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो। अब जैसे देखिए डिटर्मिनेंट जो है उसकी एक वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स की ना एक वैल्यू नहीं आती थी, मैट्रिक्स को हम एज इट इज सॉल्व करते थे, मैट्रिक्स ही आती थी सामने से। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जैसे मैथमेटिकल वैल्यूज नंबर्स मिलेंगे हमें। अब जैसे ये है, इसमें लिखा गया है सॉल्व, अगर जब भी सॉल्व लिखा है तो मतलब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या है कि मैट्रिक्स में था कि ये और ये बराबर रख देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, वो एक वैल्यू है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x² माइनस एक्स, वहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस 4, तो x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। तो ये तो हम कर देंगे आराम से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक और क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि हमें ना क्या है कि ए की वैल्यू दी गई है, मैट्रिक्स ए जो है वो बताया गया है, और हमें ये बताया गया है कि ए डिटर्मिनेंट की जो क्यूब है वो 125 है, 125 है। अब हमें अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो ए डिटर्मिनेंट एक वैल्यू ही है, तो जब ए डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे जैसे, तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो क्या होगा अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आएगा α² माइनस 4, तो हम क्या करेंगे α² माइनस 4 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अब ये देखिए आप, डिटर्मिनेंट की क्यूब 125 है, ए डिटर्मिनेंट की क्यूब 125 है, 125 को हम 5 की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 5 आएगा। तो ये ए डिटर्मिनेंट ही है, यानी कि α² माइनस 4 की वैल्यू है 5, α² की वैल्यू आएगी 9, अल्फा की वैल्यू आएगी +-3। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें जो है समझ आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई डाउट आप सबका यहाँ तक नहीं होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक 2/2 के डिटर्मिनेंट को लेकर थे। अब हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट। तो अब हम सॉल्व करेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत भी बहुत होगी आगे, जैसे कि मान लीजिए डेल्टा, इससे भी लिख देते हैं कई बार। अब जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है 3 2 1 1 3 4, ठीक है, 2 2 6,
तो ये एक डिटर्मिनेंट है, हमें इसे सॉल्व करना है, मतलब इसे एक्सपेंड करना है। तो अब हमारे पास ना 6 तरीके हैं, हम R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमें समझ आ गया। तो हमें याद ये रखना था कि प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये निशान आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं। ये कहाँ से आया? ये माइनर और कोफैक्टर, ये माइनर और कोफैक्टर जब हम करते हैं तो वहां से आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, ज़्यादातर R1 से एक्सपेंड करना अच्छा लगता है। आप चाहो उसी रो से या कॉलम से एक्सपेंड कर लो। तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। अब R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो जैसे ये है, ठीक है, 3 वहाँ पर पॉजिटिव है, वो साइन आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो +3 आएगा, ठीक है। अब इसकी रो डिलीट कर देनी है और इसका क्या कर देना है, कॉलम डिलीट। तो ये डिलीट होगा तो क्या बचेगा, 3 4 2 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, निशान को माइनस, तो मतलब यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, यहाँ पर माइनस का निशान आएगा और फिर यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, माइनस। तो अब इसकी रो डिलीट कर देंगे और इसका कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 4 2 6, 1 4 2 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि ये हो गया, इसकी रो कॉलम डिलीट की ये बना, इसकी रो और कॉलम डिलीट की ये बना। अब ये है हमारा, इसकी रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, क्या बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा, 1 3 2 2, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। एक्सपेंडिंग बाय R1। अब क्या है देखिए 3, अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आता है हमें 2/2 को सॉल्व करना, तो 6 3 18, 18 आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा, -2 एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फिर -8, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 2, आ जाएगा -6, तो आएगा 3 12, -2 +1 -4। तो जब हम इसे करेंगे 36, 12 36 आ जाएंगे, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये कटते 36 ये आएगा, ठीक है। ये हमें समझ आ चुका है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आप एक्सपेंड आराम से कर लोगे। अब एक जो ज़्यादा बुनियादी बात है वो हमें करनी है, वो ये है कि मैट्रिक्स में हमने देख लिया था कि हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज भी हमने देख लिया था, सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक हमने देख लिया था, पर हमने डिवाइड नहीं देखी थी। तो मतलब मैट्रिक्स में क्या है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर आप देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, उसे हम डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स बी से। अगर हमें पता है बी, ऊपर जाकर क्या लिखेंगे, बी को बी इनवर्स, तो ए को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, यानी रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। यानी कि मान लीजिए आप ना 4/2 कीजिए, कि आप 4 को ऐसा लिख दीजिए। अब समझ गए, आप इसे सॉल्व करोगे ना, 4 2 की 2 पावर -1, 2 पावर 1 नहीं आएगा, ये भी 2 आएगा, तो आंसर सेम रहेगा, ठीक है। मतलब इनवर्स में लाकर फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि ना डिवाइड का जो आंसर होगा वो हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, इनवर्स की हेल्प से। पहले क्या था, मैट्रिक्स में ना एक चीज़ थी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी आता था 5 नंबर में, जब एग्जाम पहले होते थे 2018 में, 19 में, उससे पहले तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बार पूछा जाता था। तो ये जो है ना इनवर्स, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते थे मैट्रिक्स में। अब क्या है, ठीक है, वो तो है नहीं हमें। तो अब जब हम डिटर्मिनेंट में या कहीं भी मैट्रिक्स का ये जो इन्वर्स है, अब हम डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट से निकालेंगे। पर आप मेरी बात सुनिए पहले, ये जो इन्वर्स है ना, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जैसे बी इनवर्स है, या मान लीजिए ए इनवर्स से निकालता है, तो इसका फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हम देखेंगे आगे एडजॉइंट क्या है। अब देखिए, अगर ये ए नीचे हमें पता है मैथ में बेसिक रूल, के नीचे ना कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आया, ठीक है, मान लीजिए ए डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो फिर ये सारी चीज़ इन्फिनिटी बन जाएगी, वो बनानी नहीं। तो अगर ए डिटर्मिनेंट आया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया, यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा जो ए डिटर्मिनेंट है वो तो 0 नहीं आया, वो तो 36 आया, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। एक छोटी सी चीज़ जो और याद रखनी है हमें, अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आए, ठीक है, जैसे इस केस में आ रहा था, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस पर भी पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे, ठीक है, पर मैं आपको थोड़ी सी बता देता, ठीक है, या हम देखेंगे आगे कि क्या करें, बताएं या ना बताएं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि डिटर्मिनेंट में ना काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते थे पहले।
तो वो बिना प्रॉपर्टीज़ के हम नहीं कर सकते नॉर्मली। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसे भी एक्सपेंड करने में थोड़ी कैलकुलेशन लगी। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती जैसे a+b x³ - y³ ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती तब इसे एक्सपेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी हेल्प करती है। अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं देखनी है। और उसके बाद एक एक्सरसाइज आएगी हमारे पास, उसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशंस क्या है। इसमें से पक्का आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। कई बार 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है, पिछले 2-3 साल में पूछा गया है। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात चलो नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशंस की बात, ठीक है। तो अब एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ना ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में से क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट असल में है क्या कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ना 10th में ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था, ठीक है। जब हम वो निकालेंगे तो वो काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट से ही हमारे पास निकल जाएगा। जैसे ये है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ठीक है। ये तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ना 3 जैसे x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3 मान लीजिए 3 हमें वर्टिसेस दिए जाएं। अब क्या है कि हमें इनका जो एरिया निकालने के लिए बोले कि मान लीजिए ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये जो है यहाँ इसे लिख देंगे x1 y1, इसे लिख देंगे x2 y2 एज इट, इसे लिख देंगे x3 y3, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तीसरा पॉइंट हम क्या मान लेंगे 1 1 1 आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। इसे एक्सपेंड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो होगा हमारा एरिया पर ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करें, आएगा 2 नंबर में ही आपको। बड़ा क्वेश्चन ये बहुत मुश्किल है कि आए आपको ऐसा, तो हम देखते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2 7 1 1 10 0 10 8, ठीक है। तो अब देखिए ये गिवन है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब ये हमारा पॉइंट है x1 y1 यानी 2 7 आ गया। ये हमारा पॉइंट है x2 y2 1 1 आ गया। ये है x3 y3 10 और 8 आ गया। यहाँ पर 1 1 1 1। अब हम इसे एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, 1/2 एज इट इज। जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो 2 है, ठीक है, ये डिलीट 1 1 8 1। अब उसके बाद 7 है, R2 से ही एक्सपेंड करेंगे, लिख देना -7। ये और ये डिलीट कर देंगे 1 1 10 1, ठीक है, 1 1 10 1। अब लास्ट 1 1 1 10 8 1 1 10 8 ये आएगा। अब क्या करेंगे 1/2 2, हम इसे सॉल्व कर देंगे 1 -8 आएगा -7। ये क्या आएगा 1 -10 आएगा +1। ये क्या आएगा 8 - 10, ठीक है, 1/2 2 -7 आएगा -14। ये -63 माइनस माइनस +63, ठीक है। और ये जो होगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा कि 63 में से 16 जाएंगे, 63 - 16 बटा 2, ये हमारा आंसर बन रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 63 में से 10 जाएंगे तो 53 और उसमें से 6 जाएंगे तो 47, 47/2। मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बच्चों, तो आप कर लीजिए खुद से। तो 46 यानी कि 23.5 ये हमारा आंसर होगा। हमने एरिया निकाला है तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये एरिया वाला क्वेश्चन है। अब ये ऐसे पूछा जा सकता है ये। अब हम एक स्टेटमेंट करते हैं जो हमें 2025 में आई थी, तो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2025 के सम, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया था, अभी पिछले एग्जाम में ही, ठीक है। ये है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स -36 -4 4 k - 2 इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स को यूज करना है। वेक्टर में भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, है ना, तो यूजिंग वेक्टर्स। इंटीग्रेशन में भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, इंटीग्रेशन में भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, तो उसमें आएगा यूजिंग इंटीग्रेशंस। तो डिटर्मिनेंट में भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आए यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, यानी हमें एरिया दिया गया है। अब देखिए आप मेरी बात सुनिए, जब ये क्वेश्चन आए ना, ऐसा क्वेश्चन आए, तो अगर एरिया आपको दिया गया हो तो एरिया को प्लस और माइनस दोनों तो एरिया को प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज में आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आराम से मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए कि ये है, ठीक है, तीनों पॉइंट ये है हमारे। तो जब आप पहले लिख दोगे द गिवन पॉइंट्स या द
वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन एज, ठीक है। तो ये लिख दोगे फिर 1/2, ठीक है। आपको पता है ये पहला पॉइंट है तो -3 6, ये दूसरा पॉइंट है तो -4 4, तीसरा पॉइंट है कि ये -2, और यहाँ पर 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है। ये एरिया में गिवन है, सामने कितना है 12, प्लस माइनस दोनों लगेगा, और 1/2 है इधर, उधर जाकर आपको पता है 2 मल्टीप्लाई होगा। अब इसे हम एक्सपेंड कर दें, उधर क्या बचा प्लस माइनस का 24, अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे -3 है, -3 ऐसे ही रखा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, 4 1 -2 1, ठीक है। उसके बाद ये रखा -6, ये और ये डिलीट, -4 1 के 1, ये और ये डिलीट प्लस का 1, ठीक है। -4 4 के -2, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब -3 इसे एक्सपेंड, इसे सॉल्व करेंगे कि 4 + 2 आएगा -6, -4 माइनस क्या आएगा, ठीक है, +1, ये क्या आएगा 8 प्लस का -4 के सामने प्लस -24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 6 ये 18 माइनस का 18, यहाँ पर इससे जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा +24 +6 के +8 +4 के -4 की सॉरी -4 के इक्वल टू +-24, तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब देखिए क्या है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 24 में से 18 जाएंगे तो 6 में 8 जोड़ देंगे तो आपको पता है कितना आएगा 14 14, और देखिए हमारे पास क्या बचा, ये 6 के में से 4 के जाएंगे तो 2 के प्लस के, सामने कितना है प्लस माइनस, एक बार +24 के साथ कर लेंगे, एक बार -24 के साथ कर लेंगे, तो +24 के साथ जब हम देखेंगे तो ये उधर जाएगा, 2 के इक्वल टू कितना आएगा 24 - 14, तो ये आएगा 10, आपका 2 के कितना आ जाएगा कि 5 आ जाएगा सॉल्व करने पर। -24 रखेंगे तो -24 रखने पर 2 के वहाँ पर -24 -14 यानी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 38, ठीक है, 38 आ गया। के की वैल्यू क्या आ जाएगी -19, तो के की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक तो 5 और एक -19, तो ये हमें आएगा 2 नंबर में, ये आ चुका है एक्चुअली हमें 2 नंबर में 2025 में। अब आप देख लीजिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम डायरेक्टली ना मैट्रिक्स मेथड करेंगे, एडजॉइंट के ऊपर थोड़ी सी बात करके डायरेक्टली मैट्रिक्स मेथड करेंगे। इसमें ना एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन और है, आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स में ही, एनसीईआरटी में या कोई भी बुक में आप देखोगे कि 2 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है या 2 पॉइंट्स गिवन है, आप इक्वेशन बनाकर दिखाइए उनकी, तो वो भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं एडजॉइंट पर, और उसके बाद डायरेक्टली हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड, जो कि 6 नंबर में पक्का क्वेश्चन है, एडजुकेट भी बोलते हैं। तो देखिए एडजॉइंट है क्या, ठीक है, एडजॉइंट। अब मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको माइनर और कोफैक्टर जो है वो निकालना आता है, ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं बता दूँ 2 3 4 1 2 3 3 2 1, ठीक है, ये है। अब मान लीजिए मैं इस एलिमेंट का अगर मुझे माइनर निकालना है तो ये डिलीट, तो 2 3 2 1, ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट आया ये माइनर है इसका। इसके बाद अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर के लिए लिखेंगे कैपिटल ए आई जी इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे की पावर होगी इसमें इनटू माइनर ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको पता होगा इवन पर साइन, ठीक है, जो है वही रहेगा, ऑड पर जो साइन है प्लस होगा तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस होगा तो प्लस लिखा जाएगा। अब एडजॉइंट जो है मतलब हमें ये लगता है कि आपको एडजॉइंट और माइनर जो है, एडजॉइंट के लिए हमें ये लगता है कि आपको माइनर और कोफैक्टर जो है वो आता है। तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी गई होगी, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 2 1 1 3 4, ठीक है, ऐसे आ गई, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एलिमेंट है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कोई और तरीके से। जैसे देखिए, जैसे ये हमारा A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा, वो हमारी ये मान लीजिए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे कि इन एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम माइनर निकालेंगे, ठीक है, फिर माइनर से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, नॉर्मल सा काम होगा। तो फिर जब हम क्या करेंगे, जैसे अभी करेंगे ना मैट्रिक्स मेथड वाला सब, उसमें हम निकाल कर भी दिखा देंगे आपको। तो मतलब क्या है कि एलिमेंट A11 को कन्वर्ट कर देना है कोफैक्टर में। तो जब हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उन्हें रिप्लेस कर देंगे, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये सारे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है
उसके एलिमेंट्स को हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे और उनका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो चीज़ आएगी हमारे पास उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। तो ए नहीं रहेगा, ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजुगेट ऑफ ए। तो ये हम कर देंगे आराम से, ये आपको निकालना आता है, हम देख लेंगे अभी हमारे पास क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए, ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया था कि इन्वर्स तो ठीक है ज़रूरी है हमारे पास। तो वो जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अभी हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड आगे उसमें कर देंगे। अब इसमें कई फार्मूलाज हैं, ठीक है, जैसे ए फार्मूलाज है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फार्मूला है ना वो तो यही है कि एडजॉइंट ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट बोला जाए तो वो बराबर आएगा किसके, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के। अब n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ ए, तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है n, ये हमें समझ आ गया। अब जैसे देखिए कि हमें बोल दिया कि एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 4/4, ठीक है, और उसका जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है 3, उसकी वैल्यू है 3। अब हमें जो है बोल दिया गया है, अब हमें बता दिया गया है कि जो ए है एक मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है 4/4 और उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू है 3। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई जाए, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई जाए। तो ये क्या आएगी, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 करेंगे, n देखिए फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है, 4-1 होगा तो ए डिटर्मिनेंट की पावर क्या आएगी 3, ए डिटर्मिनेंट 3 है, 3 की 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 9 81, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जो है ये पूछे जाते हैं कई बार, ये 2025 में 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। एमसीक्यूज पर वीडियो आने वाली है जल्दी, मतलब ये खत्म कर दें और बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बना देंगे, तो यहाँ तक आपको आराम से समझ आ चुका है। मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं मैट्रिक्स मेथड पर, जो कि 6 नंबर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर के निचोड़ पर। बिल्कुल, हमने ये जो सारा काम था वो इसीलिए किया था कि ये क्वेश्चन हम आराम से लगा ले, हमारे 6 नंबर का नुकसान ना हो, और बाकी बचे जो 9 नंबर हैं वो भी हम आराम से स्कोर कर लें, ठीक है। और जो भी थोड़ी बहुत कसर बच चुकी है वो हम आने वाली वीडियोज़ में निकाल देंगे, क्योंकि हम एक लास्ट में पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तब मैं बस यही बोलूँगा ना कि हमने कर लिया बच्चों, ठीक है। मुझे पता है आपका टाइम लगा है काफ़ी, और कुछ ये चैप्टर भी बोरिंग था थोड़ा, पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है आएगा इसमें से। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, ये आ गया 5 नंबर में, 6 नंबर में सॉरी, ठीक है, 2025 में, ठीक है। 24 में आया था, 23, मतलब हर साल पिछले 20-30 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ना आया हो, ये आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। इस साल के सैम्पल पेपर में नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएगा नहीं, आ सकता है। अब देखिए अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साइड में कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, ये जो तीन इक्वेशंस हमें दी गई है, हम इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। आपको पता है ऐसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए डिटर्मिनेंट के बाद हम को फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। को फैक्टर्स निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। ए इनवर्स के बाद हम ए एक्स इज इक्वल टू बी को x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई जेड के वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये हमारा काइंड ऑफ स्टेप्स है। अब आपको हर स्टेप जो है बहुत अच्छे से करना है। जैसे कि पहले तो ये लिखना, तो हम क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशंस कैन बी, आप ढंग से लिखना, रिटन एज, तो हम क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, हमें पता है इन इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू, अब a क्या है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये 5 यहाँ से आएगा, इसका 1 आएगा, इसका -3 आएगा। अब ये दूसरी रो बनेगी, इसका 3 आएगा, उसका -2 आएगा और उसका 1 आएगा z का। इसका देखिए 1 आएगा, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ जाएगा। इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है आपको पता है, यहाँ पर लिखेंगे x क्या होगा हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। और जो b होगा हमारा वो ये होगा, सामने इनके सामने क्या है, जैसे -10, ठीक है, ये -3 और ये 4। आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो पहले, फिर लिख लो a x b वाली फॉर्म में। अब ये हो गया हमारा, हमें पता है। उसके बाद हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये a है। तो जब हम a डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हम इस निशान, ये निशान लगाएंगे, 5 1 -3 3 -2 1 1 3 1, ठीक है। अब हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे
इसमें क्या है कि 5 आया एज इट इज़, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट किया, ठीक है। अब ये आया -2 1 3 1, ठीक है। इसकी कॉलम और रो को डिलीट किया, रो और कॉलम डिलीट किया, ये एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद ये 1 है, इसके साथ आपको पता है माइनस लगाएंगे हमेशा, प्लस माइनस प्लस, तो इसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे, रो डिलीट कॉलम डिलीट, ठीक है। तो क्या बचा 3 1 1 1 3 1 1 1, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, मतलब ना ये सम है तो सिंपल, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नंबर कट जाएंगे यार आपके। इतनी मेहनत की, हम ना सुबह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब आपने तो ये बस यही देखा है ना कि जल्दी से क्वेश्चन, मैंने बीच में कितनी बार पॉज करके क्वेश्चंस लिखे हैं, तो काफ़ी टाइम जो है लग चुका है इस वीडियो में। तो हम बस यही चाहते हैं कि वो हर बच्चा जिसने ये वीडियो देखी है ना, उसके 15 में से 15 आए इस चैप्टर में से। आगे भी हम बना देंगे, सारे वीडियोस बना देंगे, ठीक है। -3 ये डिलीट किया, रो और कॉलम, 3 -2 1 3, ठीक है। ये आया, अब देखिए क्या होगा, 5। अब क्या करेंगे इसे, -2 -3 -1, ये आया 3 -1 -3, ये आएगा 9 + 2। ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है इसे मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई, बीच में निशान माइनस का आएगा। ये आया 5 और ये आया हमारा -5 -1, ये आ गया 2, ठीक है। -3 और ये आ गया हमारा 11। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -25 -2 -33, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 25 और 35 -60, ये हमारा आ जाएगा -60, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ये लिखेंगे। तो हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी कि 1 और 2 स्टेप्स, सो 2 स्टेप्स हमने कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। ये लिख दिया ऐसे, डिटर्मिनेंट निकाल दिया, कोफैक्टर्स निकाले। अब मुझे ना एक बार के लिए ये साफ करना होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया हमने, अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स निकाले। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे हम एक्सपैंड कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस जैसे मान लीजिए ये है, ये A11 है, अब आप बस ऊपर इतना लिख देना कोफैक्टर्स, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, ये बस सिंबल है कोफैक्टर का, सभी को पता है। A11 कैसे आएगा, ये रो डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा -2 1 3 1, ये बचा, ठीक है। -2 1 3 1, अब ये 1 1 क्या आया, 2 आएगा, ऐड करने पर फॉर्मूला बताया था ना आपको। इन दोनों का सम देख लेना, अगर ये इवन है ना तो यही निशान रखना है, अगर ये ऑड है तो यहाँ पर माइनस लगा देना। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब 1 और 1 2 आएगा, इवन है तो यहाँ पर प्लस लगेगा, तो ये है -2 -3, सॉल्व करने पर -5, एक कोफैक्टर मिल गया हमें। अब हम अगर A12 करेंगे, A12 में क्या आएगा, 12 यानी ये डिलीट और ये डिलीट, 3 ये 12 है, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो 3 1 1 1, ठीक है। अब इसमें 1 और 2 ऑड है इनका सम, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो 3 देखिए 3 -1 कितना आया, 3 -1 -2, तो ये -2 आ गया आपके पास। अब हम ऐसे ही A13 निकालेंगे। A13 में क्या होगा कि इस रो को डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, कितना 3 -2 1 3 डिलीट कर देंगे, 3 -2 1 3, ये कितना आएगा 3 3 9, ठीक है। अब इनका सम तो आपको पता है इवन ही है, तो यहाँ पर एज इट इज निशान रहा, 9 -2 11 आ गया। तो 3 कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब हम A21 निकालेंगे। A21 जब निकालेंगे, अब आपको पता है इनका सम तो ऑड होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। ये है 21, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, क्या बचा ऊपर 1 -3 3 1। ये बस यही कोफैक्टर्स वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान से करने हैं आपको कि आपकी गलती ना हो। थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है आपके लिए। अब इसे एडिट करेंगे ना तो एक्सपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको पता है जियो की रेंज नहीं है, ठीक है। अब ये 20-30 GB की वीडियो बनेगी, मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ क्यों टाइम लगता है। 20-30 GB की वीडियो बनेगी, हम जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे ना, ठीक है, मतलब इसमें कट्स लगाने के लिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हम इसे अपलोड करेंगे तो हमारी 2 MB 3 MB पर सेकेंड स्पीड रहती है। अब आप सोचिए 1024 MB का 1 GB बनेगा, तो कितना टाइम लगेगा इसे अपलोड होते, ठीक है, उतना ही टाइम एक्सपोर्ट होते लगेगा। उस टाइम फ़ोन काफ़ी गर्म हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये कारण होता है। मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी हमें 2-3 घंटे और काम करना पड़ा, उसके बाद हम जल्दी से आते हैं, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, अभी ना हम इतने अमीर नहीं हैं, आपसे भी शायद ख़राब हालत हो सकती है हमारी, ठीक है। हाँ, आपको दिख रहा है ये अब 7-8 साल काम करके बनाया है मैंने खुद अपने आप से, पापा ने नहीं बना कर दिया, दिल पर मत लेना, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको,
आप हमें देखते हो, जो बच्चा यहाँ तक आया होगा, ठीक है, आप इतनी देर पढ़े हो हमसे, तो आपको ज़रूरी है इतना जानना हमारे बारे में, ठीक है। तो डिवाइस भी हमारा ना इतना ज़्यादा नहीं है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब स्टोरेज भी नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसमें मैक्सिमम 1.5 या 2 घंटे मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें, अगर वो सारा खाली हो तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये है, तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। ये समझ नहीं है, सॉरी, ये हम सॉल्व करेंगे। तो 8 जो है वो क्या आएगा, 2 ये था, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, 1 - 3 3 1 1 - 3 3, ये बस ध्यान से करना है। माइनस आएगा, 2 है, ऑड है, तो ये करेंगे माइनस, तो ये 1 × 1 1 आया, 3 × 3 9 आएगा, माइनस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 10 आ गया। तो 4 वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल चुके हैं। तो बच्चों हम जो है 4 वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। उसके बाद ना जैसे, ठीक है, मैं एक बार के लिए ना इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा, हमारे पास थोड़ी, आपको पता है, स्पेस कम है यहाँ पर। अब देखो, 1 2 3 1 2 3 4 वैल्यूज़ निकाल ली। अब 821 के बाद क्या आएगा, 822। अब आपको पता है 22, यानी कि अब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो क्या आया, आप ये रो डिलीट कर दो और ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या आया, 5 - 3 1 और 1, ठीक है। 5 - 3 1 और 1, तो 2 और 2 आपको पता है इवन होगा इनका सम, तो प्लस ही आएगा। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, तो कितना आ गया, 8। ये को फैक्टर भी हमने निकाल लिया। अब 8 निकाल देंगे अभी हम। ये 2 3 ये है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, 5 1 1 3, 5 1 1 3। अब 2 3 आपको पता है इनका सम क्या होगा, ऑड, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस करते हैं। तो माइनस, अब आपको पता है 15 - 1, यानी कि कितना है, -14, ठीक है, ये आ गया। अब 2 3 है। अब इसके बाद क्या है, A31 निकालेंगे। A31 यानी कि ये, अब ये रो डिलीट कर देंगे और ये कॉलम डिलीट कर देंगे। A31, अब ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे, तो A31 क्या आएगा, 1 - 3 - 2 1, ठीक है। A31 यानी कि ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, 1 - 3 - 2 1। अब ये इवन है तो निशान तो आपको पता है चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे ना सिंपली, तो प्लस का 6 आएगा, बीच में आपको पता निशान आता है माइनस का, तो -6 आएगा, तो -5 आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब A32 जो निकालेंगे हम, वो क्या बनेगा हमारा, ये है A32, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये डिलीट, 5 - 3 3 1, 5 - 3 3 1। इसमें क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ऑड। अब देखिए क्या करना है हमें, माइनस, अब ये 5 और ये 3, और आप ये मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, 5 और +9, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये कितना आ गया, माइनस का 14। अब लास्ट बचा A33, वो जब हम करेंगे 33 मतलब कि ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, 5 1 3 - 2। अब ये है ना, ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, 5 1 3 - 2। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, निशान तो चेंज नहीं होगा, इनका सम इवन बनेगा। ये माइनस का 10 आएगा और ये माइनस का 3 आएगा, तो ये माइनस का 13 आएगा, ठीक है। -10 और -3, माइनस का 13। तो हमने सारे कोफैक्टर्स जो है वो निकाल लिए, ये भी हमें समझ आ गया, मतलब कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, आपको पता है, एडजॉइंट ए, सबसे पहले तो क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर A11 का आएगा, A11 का कितना, -5, वो लिख दिया हमने। A12 का कितना, -2, वो लिख दिया। 12 यहाँ आएगा ना, 13 का लिख दिया 11। उसके बाद अगला 21 का -10 आया, ठीक है। उसके बाद जो है 8, ठीक है। उसके बाद जो है -14, उसके बाद जो है -5, -14 दोबारा, फिर -13, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब हमें पता है ट्रांसपोज हम करके लिख देंगे। ए इनवर्स जब हम निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, -60, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/60, तो ये तो आ गया हमारा। अब आप ना चाहो तो माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात। अब एडजॉइंट ए क्या है हमारा, ये ट्रांसपोज सही कर दो, -5 -2 और 11, -10 8 -14 -5 -14 फिर -13। तो ये हमने क्या कर दिया, इन्वर्स निकाल दिया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला -60, कोफैक्टर्स निकाले, ठीक है। कोफैक्टर्स वाला स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एडजॉइंट निकाला, सिंपल था, वैल्यूज पुट करके ट्रांसपोज करना था। इन्वर्स में क्या था, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वैसे लिख देंगे और ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया।
सब सेट है यहाँ तक। उसके बाद बचा ये बस, ठीक है। लास्ट स्टेप बचा है हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला। मैं कोफैक्टर्स को साफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ये पीछे जाकर नोट कर लीजिए अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। साथ ही सॉल्व कर रहे होंगे आप, ठीक है। ये आगे अब हमें पता है कि हम क्या लिखें, एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या है, -1/60, -5 -10 -5 -2 8 -14 11 -14 -13। अब देखिए मैंने ना आपको स्टार्टिंग में मतलब इतनी देर से हमने क्या हर एक चीज़ करके आया ना। अब आप अगर वीडियो के लास्ट तक आए हो तो सारी कैलकुलेशन सारी प्रोडक्ट जो भी कराया था इसी के लिए करवाया था कि ये क्वेश्चन हम आराम से कर रहे हैं, और बीच में हमने सारा बेस भी कर दिया। ये आ गया। अब इसके बाद क्या, बी की वैल्यू क्या है, -10 -3 और 4। बस लास्ट स्टेप बचा है हमारा कैलकुलेशन वाला, एक्स वाई जेड। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपको पता है ये 3/3 है और ये क्या है 3/1, तो प्रोडक्ट तो पक्का होगी इनकी, पर जो ये दोनों बराबर है तो प्रोडक्ट होगी, पर रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या आएगा, 3/1 की वो बनेगी। वो कैसे बने, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस का 50 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस का 30 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर माइनस का 20 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 80 में से 20 के 60, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 50 + 30 - 20, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस का 20 आएगा, ठीक है। इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करवाने पर -24, 8 × 24 और 14 चौका 14 4 14 4 गुना करान कितना 28 56 -56 आएगा, आपको बताएं, ठीक है। तो 11 को -110 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने पर तो पता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस का 42 आएगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने पर माइनस का 52 आएगा। ये लास्ट वाला गलत हो गया मुझे लगता है हमारा, नहीं सही है, सही है। तो अब हमें बस इसे सॉल्व ही करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है बस अब हमें इसे, है ना। काफ़ी कैलकुलेशन ही है बस आपकी। अभी ये आया 80 में से 20 गए 60 आ गया। ये आया देखिए कि आपको मैं बताऊं कि -24 और +20 सॉल्व हो गया, -4 बचेगा, -4 और -56 -60 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 42 में से -52 जाएंगे, -10 और -110 -120, तो माइनस का देखिए यहाँ तक आ गया। अब ये माइनस का साइन था, अब -1/60 अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -7 जाएगा, तो 60/60 तो 1 आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो -1 आया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, या आप मान लीजिए -60, ये कट जाएगा, प्लस का 1 आएगा यहाँ पर, ये भी कट जाएंगे, आपको पता है प्लस का 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -1, y की वैल्यू आएगी 1 और z की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। अब आपको क्या है, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर पुट करके देख लेना एक इक्वेशन में, आपको पता चल जाएगा सही है या नहीं। बस में 3, y की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। ये आया 5 में से 1 गए 4, सही है आपका आंसर। एक में और पुट करके देख लेना। तो ये था हमारा मैट्रिक्स मेथड वाला सम। एक वीडियो और आएगी, उसमें भी हम 6 वाले क्वेश्चन सेपरेटली कर रहे होंगे, ठीक है। पर देखिए हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पूरा कर दिया, सारे क्वेश्चंस जितने पॉसिबल थे सारे करवा दिए, अपने हिसाब से भी करवा दिए, बीच में MCQs भी करवा दिए, बीच में PYQs भी करवा दिए, ठीक है। प्रैक्टिस भी करवा दी, मैट्रिक्स मेथड भी करवा दिया। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप बता दीजिए दोबारा। अब हम क्योंकि वीडियोस बनाएंगे तो बात कर लेंगे आपके डाउट्स पर, रियल में जेन्युइनली बात कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन फंक्शन लास्ट में करेंगे, मतलब लास्ट वाली वीडियो आएगी ना, जैसे ऑर्गेनिक की अपलोड कर दी थी, ठीक है, पहले ही कर देंगे इसकी। तो पर क्या है, थक चुका हूँ यार मैं थोड़ा सा, काफ़ी टाइम से, जैसे लाइट से आसपास, तो आंखें बस पूछो मत आप, ठीक है। आप बस पढ़ लेना जल्दी से। अब ना रिलेशन फंक्शन लास्ट में कर देंगे। इन्वर्स की वीडियो आएगी, अब इन्वर्स ट्रिको की, वो इसलिए ज़रूरी है, इन्वर्स करवाएंगे ना आपको, वो उसी वीडियो में कैलकुलस से शुरू कर देंगे। यानी कि अब जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, पहले ट्रिको की सारी बात कर लेंगे, सारी ज़रूरी चीज़ें। उसके बिना देखो आगे कैलकुलस नहीं होगा, 35 नंबर का काम आएगा कैलकुलस में से, आपको मेरे हिसाब से काम करना होगा। 7-8 साल से मैं मैथ करवा रहा हूँ बच्चों को, 20 से ज़्यादा बार सिलेबस करवा दिया मैंने। एक क्वेश्चन जो प्राइम में, NCERT में, मॉडर्न में, मैं आपको क्या बताऊँ कितनी बार तो दिखा दिया आपको। सुबह बताया था ना, मतलब सुबह, अब तो शाम हो चुकी है रिकॉर्ड करते करते, मैंने इतनी बार बीच में पॉज किया, इतने छोटे मोटे काम हो जाते हैं, तो आपको दिखाई थी चीज़ें, सारी चीज़ें, तो सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ अब तक।
तो आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए पूरा। तो अब वीडियो आएगी उसमें ट्रिगो कर देंगे और कैलकुलस कर देंगे। कैलकुलस में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेटिव कर देंगे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जितने भी मेन क्वेश्चन है ना वो सारे करने की कोशिश करेंगे। मतलब बेसिक तो करेंगे थोड़ा थोड़ा जितना क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है, और सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा देंगे जितने आए हुए हैं। तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं आपको आराम से उसमें हो जाएंगे। उसमें से आपको जैसे 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके लग जाएंगे आराम से, क्योंकि डेरिवेटिव में से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं एग्जैक्टली बता दूंगा आपको कौन सा आया है, ठीक है, कौन सा आया है, कौन सा आपको आ सकता है। जब कोई भी आ गया तो आप कैसे करोगे। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी ना उसमें हम बना देंगे इंटीग्रेशन की बात हम उसमें कर देंगे। उसमें इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें वेक्टर 3D कर देंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी कर देंगे। फिर लास्ट में 25 का पेपर लगा लेंगे, 26 का सैम्पल पेपर लगा लेंगे, 24 का लगा लेंगे, और जो होगा मतलब जितनी चीज़ें करनी पॉसिबल है वो सारी कर देंगे, ठीक है। तो बस आप ना ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। मैथ वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी, हमारी बिल्कुल भी रीच नहीं है। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, बाकी सारे टीचर्स ना पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, हमने भी किए, पर हमने कौन से किया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जो हमारे सब्जेक्ट थे। अब किसी को केमिस्ट्री आती नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा बोरोडिनल्स डाइकरेक्शन, वो भी भाई अपलोड कर रहा है वीडियोस पेपर की, उन पर 12-12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। हम अपना आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी वीडियो पर 1000-2000 व्यूज़ रहते हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। तो आप अपने इस चैनल को, क्योंकि आपने और हमने मिलकर, आप और मैं यहाँ तक तो मिलकर ही आए हैं इस वीडियो में, मैंने भी काम किया और आपने भी, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमारी रीच जो है वो बढ़ती है। अच्छे अच्छे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब हमें रीच नहीं दे रहा, आपके शेयर से ही वीडियो आगे जाएगी, और इतने अमीर नहीं हैं कि एड्स चला लें, ठीक है। तो पंजाब बोर्ड के लिए देखिए इतना कंटेंट नहीं था जितना हम लाए हैं, और 5-6 दिन में, ठीक है, कितनी कितनी वीडियोस हम ले आए। तो आपके बाद जो आपके छोटे बहन भाई होंगे जो आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप जल्दी से ये कर लीजिए, और कल सुबह तक एक वीडियो अपलोड और हो जाएगी, या कल दोपहर तक पक्का एक वीडियो अपलोड और हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।